बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, खैर आफियत के साथ, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज का दिन? यकीनन आज का दिन भी आपका बड़ा अच्छा जा रहा होगा। गर्मियाँ हैं और इस टाइम जो मौसम की अगर हम बात करें, जो इस टाइम सूरत हाल है, 38 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है इस टाइम मुल्तान का और काफ़ी गर्मी है। देखें 40 के करीब है और दिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसी तरह टेम्परेचर में भी इजाफा होता जाएगा। गर्द आलूद है, थोड़ा हवा भी चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी 38 सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर है इस टाइम। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और गर्मियां हैं तो इस हवाले से आप अच्छी ग़िज़ा खाएं। फ्रूट्स बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, उनको इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, उनको खाना चाहिए। और इसके साथ सब्जियां, आपको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो सब्जियां खाने से जो है वो थोड़ा गुरेज करते हैं, फास्ट फूड की तरफ, जंक फूड्स की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस तरह के फूड उनको ज़्यादा पसंद होते हैं, लेकिन खाने चाहिए। कभी कभी टेस्ट आपको जो है वो चेंज करना चाहिए, लेकिन अच्छी ग़िज़ा भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस तरह का हमारा टाइम गुजर रहा है, हम बहुत ज़्यादा मेंटली जिस तरह बहुत सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, उसी तरीके से अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं होगी तो हम बहुत सारी परेशानियों का शिकार भी रहेंगे और बीमार भी रहेंगे। बीमारियों में जिस तरह दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, तो ये एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि हमने अपनी सेहत को बहुत अच्छा रखना है। ताकि हम सेहतमंद रहेंगे तो हम अपने तमाम काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ ही नाजरीन, अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपसे गपशप भी चलती रहेगी, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके पेशे के बारे में कि वो अपनी चीज़ों को किस तरह लेकर चल रहे होते हैं। और साथ साथ हमारी हमेशा रूही की एक कोशिश होती है कि यहाँ से कोई अच्छा मैसेज जाए, एक पॉजिटिव मैसेज जाए। इस टाइम जो हमें बड़ी ज़रूरत है वो एक दूसरे के साथ प्यार, मोहब्बत, रवादारी, इत्तेहाद इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है और इसमें अगर हम एक दूसरे के साथ अच्छे से नहीं रहेंगे, दिल साफ करना बड़ा ज़रूरी है। वैसे आजकल मैं एक बात देखती हूँ कि लोगों में ना ये बड़ी आदत है या आदत से मजबूर हो गए हैं कि लोग दिल साफ नहीं करते एक दूसरे के साथ। जो है ना, दिलों में वो कहते हैं मुनाफिकत का एक लिबास ओढ़ा हुआ है, जो आप मुंह पे कुछ होते हैं, पीठ पीछे कुछ होते हैं। तो बेहतर है इन चीज़ों को अवॉइड करें, एक पॉजिटिव सोच रखें, पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारें। अभी चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, आज नेकी की बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, जैसे आजकल हमारे मुल्क पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, कई ऐसे इलाके जहां पानी इंसानों को भी नहीं मिल रहा, हैवानात को भी नहीं मिल रहा। खुदारा उनकी फ़िक्र करो, उनकी फ़िक्र करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, रब्बा आप तो रब्बुल आलमीन हैं, आप कैसे भूखे हो सकते हैं? अल्लाह फरमाएंगे, मेरा फलां बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला देता तो वहाँ तू मुझे पा लेता। आज हमारे मुल्क में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पीने का पानी नहीं मिल रहा। और मेरे भाइयों, इनकी फ़िक्र करो, उनकी फ़िक्र करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हमेशा हमें मजहबी जो स्कॉलर हैं उनसे हमें रोज़ एक नई और अच्छी बात सीखने का मौका मिलता है और बहुत हमेशा अच्छी बात करते हैं, क्योंकि हम अभी मैं जो बात कर रही थी, एक एहसास और एक मोहब्बत, इस टाइम हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक दूसरे की केयर करने की। जब तक हमारे अंदर एहसास ज़िंदा रहेगा ना, यूँ समझ लें कि हर चीज़ आपकी ठीक हो सकती है। जब इंसान के एहसास मर जाता है तो फिर आप कोई भी चीज़ जो है वो नहीं कर सकते। तो दूसरों के लिए एहसास रखना जो है
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ जनाब मौजूद हैं, हमारे रोही की एक पहचान है, हमारे जनूबी पंजाब की एक पहचान है, शाकिर हुसैन। शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सीनियर एनालिस्ट भी हैं, कॉलमलिस्ट भी हैं, शायर भी हैं, अदीब भी हैं, बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं क्या हाल चाल है? बिल्कुल फिट फाट माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहतमंद रखे और इसी तरह हमारे साथ जो है आप शो करते रहें। अच्छा लगता है अपने दोस्तों के साथ, अपने लोगों के साथ बैठकर बात करना, बिल्कुल, और फिर अपने ही लोगों से मुकालमा। ये जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं बुनियादी तौर पर अपने घर वालों से बात कर रहे हैं। ये इलाका हमारा अपना घर है। बिल्कुल ऐसे ही है। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही हमारे साथ जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी ज़ेबा नूर, हमारे साथ मौजूद हैं, शायरा हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मुझे बहुत छोटी सी लगी है, मैं समझ रही थी, आज सोचा था कि शायरा है तो बड़ी एज की होंगी, लेकिन लग तो नहीं रहा। कैसी हैं ज़ेबा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का नाम। कितनी एज है वैसे, पूछ सकती हूँ? है तो थोड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन, कहते हैं लड़कियों से कभी एज नहीं पूछनी चाहिए। तो फिर मेरे ख्याल से नहीं पूछनी चाहिए। हाँ चले नहीं पूछते। और ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में। आज इनके साथ बड़ी अच्छी चिट चैट होने जा रही है और शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक लंबे अरसे बाद मेरी इनके साथ आज मुलाकात हो रही है। बहुत टाइम हो गया है ना सर? बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि अगर मुलाकात ना भी हो, हाँ, लेकिन जहनों में एक ताल्लुक रहता है। और जो सोशल मीडिया पे हम जब आपको देखते हैं इसका मतलब है कि रोजाना मुलाकात हो। हाँ बिल्कुल, ये सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है, मैं समझती हूँ, जो आपको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखता है। इतना कमाल का ये मीडिया है। मैं रात पढ़ रहा था एक इंडिया की एक किताब निकली शायरा, तो नौजवान शायरा हैं, आपने उम्र पूछी और फिर उन्हें गोल मोल कर दिया। तो वो कहती हूँ कि आपने पूछी, मैं नहीं बताती, बस मेरी मर्जी है। हाँ। तो मैं उसमें पढ़ रहा था, खुदनविश थी इंडिया की एक शायर की। उसने कहा कि जब हम लोगों को मुशायरों में लाने की कोशिश किया करते थे तो लोग नहीं आते थे। फिर हमने ये किया कि हमने शहर की खूबसूरत लड़कियों को कहा कि आप ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आए, शायरी भी हम आपको खुद देंगे टूटी फूटी, लेकिन लोगों को अट्रैक्ट कर दिया। हाँ, कि लोग ताकि एक दफा इस मीडियम की तरफ आए तो सीख। और बाद में कहते कि उस शहर में वो मुशायरे की रिवायत बड़ी मजबूत हुई। तो मैं समझता हूँ कि लिखने के लिए, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए अगर खवातीन आ जाएं और वो अट्रैक्शन के तहत आ जाएं, ज़्यादा अच्छा है कि शहर की अगर बच्चियां आ जाएं, लड़कियां आ जाएं, सीनियर्स जूनियर्स आ जाएं, तो लोगों को पता लगेगा अच्छा खवातीन आगे आ रही, चलो मैं भी आता हूँ। हाँ। एक कंपटीशन की बात आ जाती है। बिल्कुल ऐसी और बड़ी ज़रूरत है। जैसे अभी हम अक्सर बात कर रहे होते हैं, हमारी जब भी शायर आते हैं या अदीब होते हैं, हम उनसे यही क्वेश्चन करते हैं कि हम अदब से क्यों दूर हो गए, अदब को कैसे फरोग मिलना चाहिए। अच्छा, ये ना बड़ी शानदार आपने बात कर दी। हाँ। मैं ना सोचता हूँ कि हम शिकवा बड़ी आसानी से करते हैं। बिल्कुल, सड़क पे जा रहे हैं, देखो ये बदतमीजी कर गया, हाँ, ये इशारा तोड़ दिया, हाँ, ये इसने मतलब एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़के बैठे हुए हैं। अच्छा, उसकी वजह भी तो देखे ना, आपने किया क्या इस नस्ल के साथ? आपने इस नस्ल के हाथ से मोबाइल ले लिया, मोबाइल दे दिया और किताब ले ली। मुझे ये नहीं पता कि आज आप अखबार पढ़ के आई हैं कि नहीं आई हैं। आपके प्रोग्राम की वजह से ना जो मेरा अखबार पढ़ने का जो टाइम था वो यही होता है। आज मैं अखबार नहीं मैंने पढ़ा, लेकिन मैं अखबार लाया हूँ। मैंने कहा अच्छा दिन में कहीं किसी वक्त फुर्सत में कहीं पे भी बैठ के पढ़ लेंगे। होता क्या था कि किताब होती थी, अखबार होता था, रेडियो होता था, टेलीविजन होता था, बस एक मकालमे की सूरत होती थी। आपने मकालमा खत्म कर दिया, मियाँ बीवी बच्चे, अगर सपोज एक कमरे में 5 लोग हैं तो पांचों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उसी के ऊपर ही मैसेजिंग हो रही है, मामा खाना दे दें, बेटा खाना मैं भी लाती। ये क्या बात हुई? आपने घर में सबसे पहले मकालमा खत्म कर दिया। फिर बाहर जाकर स्टूडेंट्स, तालिब इल्म आपस में बात करते थे, अब यूनिवर्सिटीज में जाएं तो वो अपने मोबाइल्स के साथ खेल रहे हैं। हाँ, और अलमिया तो ये है कि मैं जब देखता हूँ लोगों को सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं, बाइक पर है, मोबाइल का इस्तेमाल चल रहा है। हाँ जी, ये अच्छा, ये बड़ा इस टाइम वाकई है। चाहे आपकी हैंड फ्री लगी हुई है तो आप पीछे आपके कोई गाड़ी है या कोई और बंदा है, वो आप नहीं सुनेंगे। अब आप नियर फ्यूचर में ये देखेंगे जो न्यू बेबी होगा ना, वो उसको शायद आपकी, मेरे हमसाये में एक बच्चा है तो माशाल्लाह अब तो जवान हो गया, पढ़ रहा है। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब, मैंने कहा आपका बच्चा बोलता क्यों नहीं? कहता इसमें हम दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर थे, तो हम इसको नौकरानी के पास छोड़ जाते, नौकरानी इसके मुंह में फिल्टर दे देती थी,
उससे बात ही नहीं करती थी। हम जब आते थे थके हुए आते थे, सो जाते थे। नतीजा ये हुआ कि उसने बड़ी देर से बोलना शुरू किया। अब ये भी होगा, बच्चा देखेगा तो सही, बात देर से करेगा। हमें बात की जरूरत है, मकालमे की जरूरत है इस माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए। आप जब बोल रही थी ना अभी प्रोग्राम के आगाज में, तो मैं सोच रहा था, मैं कहीं इतनी रवानी से बात कर रही है तो क्या ही अच्छा हो कि हम जिंदगी, आम जिंदगी में भी हम इस तरह बात करते तो रहे ना। हाँ। बात करने में खूबसूरती है और बात करने में जिंदगी है, बिल्कुल ऐसे। जो बात नहीं करता वो तो मुर्दा है, जो जिंदा है वो बात कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी आपने खूबसूरत बातें की। अच्छा, ज़ेबा से भी जानते हैं, ज़ेबा कितना अर्सा हो गया आपको शायरी करते? मैट्रिक से ही मुझे ये शौक है तो शुरू किया है। तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं। इस वक्त मैं BS कर रही हूँ इंग्लिश। अच्छा, माशाल्लाह। तो शायरी का शौक था? बहुत शौक था और है भी। सही है। तो अभी इसके ऊपर कितना काम कर रही हो? मैम, काम ये है कि साथ साथ होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलर रूटीन है, लेकिन इस चीज़ को छोड़ा नहीं है मैंने। शायरी को साथ साथ लेके चल रही हो। क्या समझती हो, कोई मुश्किलात पेश आई? जाहिर बात है, हर एक काम जो भी हम करते हैं मुश्किलात तो उसमें है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। और फिर जब एक औरत जात की बात आती है तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए मुश्किलात भी ज़्यादा हैं, आसानियाँ भी मेरे ख्याल से दूसरों की निस्बत ज़्यादा हैं। अगर हम कंपैरिजन करें मर्द की जात के साथ, तो जहाँ आसानियाँ हैं वहाँ मुश्किलात भी हैं हमारे। अच्छा, मैं जब हम बैठे प्रोग्राम से पहले तो उन्होंने कहा कि आपका मैं नाम, अच्छा मैं नाम हम छोड़ो, बड़े आप, मैंने अपने नाम बता दी, कहती वो हो सर आप तो मेरे ना, आपने मुझे पहली पोजीशन प्राइज दिया था। अच्छा। मुझे बिल्कुल याद नहीं है। सही। तो कहने कि मेरा अफसाना था। अब देखिए ये है एक्नॉलेजमेंट। मैं इसको नहीं जानता था, शायद मैं ये 20 दफ़ा भी आती तो मैं नहीं जानता था कि ये कौन है, लेकिन इसकी तहरीर मेरे सामने आई थी। वो तहरीर ने बोला, तहरीर ने मुझसे बात की, वो एक जिंदा चीज़ थी जिसको पहला प्राइज मिला। ऐसे ही है जी सर, ऐसा ही फर्स्ट प्राइज था। अच्छा, बहुत कम खवातीन जो हैं वो इस तरफ आती हैं अच्छा लिखने वाली, बहुत कम लिखती हैं। जिस तरह मर्द हजरात की एक दिलचस्पी ज्यादा होती है, खवातीन की उस तरीके से नहीं है, ऐसा है? अच्छा देखिए, आप थोड़ा सा माजी में जाएं। मुझे एक मजमून याद आ रहा है बुशरा रहमान का, हाल ही में डेथ हुई कोविड की वजह से उनकी। अच्छा, बुशरा रहमान की ना जो हायर एजुकेशन है कॉलेज की, वो मुल्तान के गर्ल्स कॉलेज से थी। उनका ताल्लुक था बहावलपुर से। तो बहावलपुर में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था, तो माँ बाप देखें बच्चियों को, उस जमाने में, ये 60s से पहले की बात है, 1960 से पहले की बात है, हमारी पैदाइश से। तो वो एक आर्टिकल लिखा, तो उन्होंने कहा कि मैं घर गई मिलने के लिए अपनी अम्मी से, तो मेरी अम्मी कहने लगी कि बुशरा तुम उधर जाके क्या कर रही हो? क्योंकि अम्मी कुछ भी नहीं कर रही, वही शायरी कर रही हूँ, अफसाना लिख रही हूँ, ड्रामा लिख रही हूँ, ड्रामा परफॉर्म करती हूँ, खुद ड्रामा लिखती थी, खुद ही अदा कर रही। कहते तुम्हारे रिश्ते आने लग गए मुल्तान से बहुत ज़्यादा, और बड़े बड़े अच्छे ख़ानदानों के रिश्ते। ये बात है 60s से पहले की। अच्छा, थोड़ा सा आप अपनी अम्मी को रिकॉल कर लें, मैं अपनी अम्मी को रिकॉल कर देता हूँ, या जो हमारी नस्ल है उस ज़माने में लिखने वालियाँ कितनी थी। फातिमा सुरैया बजिया, AR खातून, जुबैदा खानम, रज़िया भट्ट, बुशरा रहमान, इस पूरी नस्ल को मुतासिर किया आपकी आज की नई लिखने वालियों को, कि उन्होंने, आप देखें कि आज से ज़्यादा दूर की बात, 10 साल पहले हर घर में 2-3 डाइजेस्ट आते थे। जी बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, ये उमैरा अहमद, निमर अहमद, तो ये ताज़ा हाँ बात, जी, अभी इनके ताज़ा नॉवेल्स वगैरह। उससे पहले वाला जो है वो रिफत सिराज है, इकबाल बानो है, राहत वफा है, अच्छा शगुफ्ता भट्टी। अब मैं 4 नाम लिए हैं, रिफत सिराज, इकबाल बानो, राहत वफा, शगुफ्ता भट्टी। रिफत सिराज के अलावा तीनों का ताल्लुक इस खित्ते से, इस शहर से है, और ये बड़ी फेमिलियर हैं इनके ड्रामे। साइमा चौधरी जो आजकल बहुत आजकल लिख रही हैं, वो यहाँ से MA करके गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एक बहुत बड़ी खेप है, अगर उनको स्टेज पर आने का मौका नहीं मिला तो कोई मसला नहीं, उन्होंने घर में बैठकर लिखा है। और साइमा चौधरी तो अभी बहुत काम कर रही हैं माशाल्लाह, ड्रामास वगैरह जो हैं वो भी लिख रही हैं, बहुत ज्यादा ना। तो ये देखें, मैं कहता हूँ कि अच्छा, और लड़कियों को लिखना चाहिए, लड़की को लिखना भी चाहिए, लड़की को पढ़ना भी चाहिए, लड़की को बोलना भी चाहिए। बिल्कुल। अब उसकी वजह, अगर वो नहीं बोलेगी तो अपना हक नहीं ले सकेगी, भले वो अपने माँ बाप के घर में है या अगले घर में है। ये इसमें कोई, ये शरई हुक्म है, इसमें कोई ऐब नहीं है। मुझे बोलती हुई लड़की अच्छी लगती है, वो बुनियादी तौर पर बोल नहीं रही, वो चहक रही होती है, असल में तो वो गुनगुना रही होती है, वो शायरी कर रही होती है,
आप उसको उससे बात तो करके देखिए ना। हाँ। आपने उसको दुखी करना है, उसको शाउट करना है, डांटना है, तो लड़की है, नहीं ऐसा नहीं है ना, उसकी बात भी तो सुने, इसकी बात भी तो सुने, उसकी बात तो सुने। कितनी खूब कहना क्या चाहती कहना क्या चाहती, पहले उसे बोलना चाहिए। लोग सुनते नहीं ना, सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो शिकवा आता है ना, लोग सुनते नहीं। उसे बोलना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। वो पढ़ेगी तो लिखेगी भी सही, तो बोलेगी भी सही। अगर वो पढ़ेगी नहीं तो उसको क्या कैसे पता चलेगा कि इल्म क्या है, किताबों के अंदर क्या रखा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा था कलाम करो ताकि तुम पहचाने तो बिल्कुल ऐसा। आप इंसान अपनी जुबान के पीछे है, अगर बोलेगा तो ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। हाँ। अहमद फराज की जो मशहूर ज़माना गजल है जी, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो बात पढ़ें और लिखें। लिखना क्यों जरूरी है? आपके पास दुनिया की सबसे जिंदा और जावेद किताब एक मौजूद है जिसने कभी खत्म नहीं होना, उसका मुतालिया भी जारी रहेगा, उसके अंदर ज़ाब्ता याद है। आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपके लिए बड़े मानी हैं, बड़े मफाहीम हैं, उसको देखें तो सही, उसको तो हमने बंद करके रखा हुआ है। बहुत सारी दुनिया की किताबें छोड़कर पहले उधर आ जाए, उसके बाद दुनिया का इल्म आपका मुंतजर है। हमारे माजी में, मेरी बात लंबी तो नहीं होगी। आप इतना अच्छा बोल रहे हैं कि सुनने का होता है ना समटाइम, अल्फाजों का चुनाव जो है वो बड़ा कम लोग इसका रखते हैं कि किस तरीके से बोलना है, क्या किस तरीके से बोल के उसको बयान करना है। तो ये आपके अंदर खासियत है जनाब, ये आप हमेशा से माशाल्लाह करते आए हैं। और फिर जब आप बोल रहे होते हैं तो फिर बंदा सुनने का दिल करता है। अभी मुझे राहिल के माशाल्लाह बोल रहे, बोलने नहीं दे रहे, लेकिन वो बात है कि आपको सुनने का दिल कर रहा होता है। बोलने दे को पता है, उसको भी मैं बोलने दी थी। हाँ, तो ऐसे लोग फिर अच्छा भी लगता है ना, चले नहीं बोलने दे रहे, कोई बात नहीं, सुनने का दिल तो कर रहा है। ऐसा है कि नहीं है? सर आप बात कर रहे थे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि माजी में जो हमारी जो तरबियत हुई है वो तो हुई ना कि हमें पढ़ाया गया था कि स्कूल के अंदर तख्ती थी, अरबी फारसी, अगरचे हमें उस अंदाज से फारसी अरबी का मुताला हमने नहीं किया जी, लेकिन हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बाकायदा पढ़ाई जाती थी और यही वजह है कि वो हमसे कहीं बेहतर हैं। आज का बच्चा, मैं अपने बच्चों की बात करता हूँ, मैं किसी की बात क्यों करूँ, मैं इनकी बात नहीं करता, मैं अपने बच्चों की बात करूं। मेरे बच्चों ने बड़ा दिलचस्प वाकया है, अगर मैं थोड़ा सा राहील अगर इजाजत दे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका वाकया लाजमी सुनेंगे। हुआ ये कि जब मैं बेटी की शादी की बात मैं करने लगा हूँ तो वो उसका सारा एजुकेशन जो थी इंग्लिश में थी, इंग्लिश मीडियम में गई, स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो शादी कार्ड मैंने कहा भी, वो कहते पापा जान मेरा ना शादी कार्ड आपने ना उर्दू में नहीं करना, इंग्लिश में करना है। अब ये घर घर की कहानी। हाँ। अब मैंने कहा कि दिल में सोचा मैं लिखता उर्दू में हूँ, बोलता उर्दू में हूँ, मेरी जो पहचान है इस शहर में कि उर्दू का लिखने वाला है, तो इसका कार्ड बेटी का अगर अंग्रेजी में आया, अंग्रेजी तो मेरी जुबान नहीं। हाँ। तो कहने लगा मेरी बेइज्जती कराएंगे, दिखें जरा मेरी फ्रेंड्स में मेरी बेइज्जती करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलने दो। हाँ। मैंने उसका कार्ड डिजाइन किया और उसका नाम रखा साडा चिड़िया दा चंबा। मैंने बहुत सारी चिड़ियां बनाकर मतलब उसको मैंने आपने अपनी तरफ से क्रिएट किया उसको ना। तो अब क्या हुआ कि जब मैं उसको मेल किया तो मुझे कहती पापा जान कार्ड यही चलेगा। मैं कहती ये बता दो अंग्रेजी। नहीं ये तो बड़ा अच्छा कार्ड है। बात ये है कि उसने अंग्रेजी में सारा कुछ पढ़ा। मेरे घर से जो हमारी मादरी जुबान थी वो खत्म होकर हमने उससे उर्दू में बात करनी शुरू कर दी। मादरी जुबान खत्म हुई, उर्दू जुबान खत्म हुई जब हमने उसको अंग्रेजी में पढ़ा दिया। अब वो आजकल एक ऐसे मुल्क में है कि जहाँ पर ना अंग्रेजी बोली जाती है, ना उर्दू बोली जाती है, ना सराइकी बोली जाती है, ना पंजाबी बोली जाती है। यानी कि वो जर्मनी में है। अच्छा, तो जर्मनी में जाकर तो उसने जर्मनी सीख ली, उसके बच्चों ने भी जर्मन सीख ली है। इसका मतलब ये है कि हम बहुत सारी चीजें अपने हाथों से खत्म कर देते हैं। लेकिन मैंने उसको कहा, उसकी शादी जो है वो बिल्कुल इस शहर की उस सराइकी फैमिली में हुई है जहाँ उर्दू नहीं बोली जाती। ये नहीं मतलब कि उनके यहाँ उर्दू उनको आती है, लेकिन वो ट्रेडिशन है उनकी आपस में। हाँ, सही। आप क्या कहना चाहोगी ज़ेबा इस बारे में? मैम, जुबान का ख़त्म होना मैं नहीं समझती कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। हमारी पहचान है, शनाख्त है। एक चीज़
चाहे जो चीज़ भी हो वो नापैद हो रही हो तो उस चीज़ का दुख लाजमी होता है। और इसी तरह अगर हम अपनी ज़ुबान को देखें तो जाहिर बात है हमें उस चीज़ का भी दुख है, और ये मेरे ख्याल से होना भी चाहिए। चीज़ों को जिंदा रहना चाहिए ताकि वो हमारी अपनी भी पहचान है और वो चीज़ें भी जिंदा रह जाएं, और खत्म होने वाली चीज़ हमेशा दुख ही देती है। हाँ, अच्छा आज क्या सुना रही हैं आप हमें? गजल सुनाऊंगी। गजल सुनाएंगी? चलें सुनते हैं। थोड़ा मैंने कहा आपसे शायरी भी सुने ना हम। जी जी जरूर। गजल है, अब के कुछ और सिलसिला होगा, यानी इस बार कुछ नया होगा, ये फजाएं सदा लगाती हैं, हाँ। कोई इनका बिछड़ गया होगा, मुंतजिर मुद्दतों से बैठे हैं। वो दोबारा सुनाए ना, कोई इनका बिछड़ गया हो। ये फजाएं जल्दी ना करे। मैंने कहा आप अच्छा बोलते हैं तो आपको ज्यादा मौका मिलना चाहिए। मैं देख रहा था मैसेज आया हुआ है ज़मीर हसन इस इलाके के बड़े खूबसूरत शायर हैं, मैं आपको देख रहा हूँ टेलीविजन पे, वो बड़े अच्छे शायर हैं, उनको भी कभी बुलाएंगे जी। सुनाएं दोबारा शेर। जी, ये फजाएं सदा लगाती हैं, कोई इनका बिछड़ गया होगा, मुंतजिर मुद्दतों से बैठे हैं, उसने वादा कोई किया होगा। वाह। मुंतजिर मुद्दतों से बैठे हैं, उसने वादा कोई किया होगा। और शेर है कि जायका इसलिए लबों पर है, जायका इसलिए लबों पर है, वो मेरी रूह तक गया होगा। वाह क्या बात, वाह क्या बात। जायका इसलिए लबों पर है, वो मेरी रूह तक गया होगा, मेरी तस्वीर जब बनी होगी, मेरी तस्वीर जब बनी होगी, दर्द मंजर से फूटता होगा। वाह वाह क्या बात। मेरी तस्वीर जब बनी होगी, बहुत शुक्रिया सर, मेरी तस्वीर जब बनी होगी, दर्द मंजर से फूटता होगा। वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। किस तरह की शायरी पसंद है? अना की, दर्द और तकलीफ की, रंज की, मायूसी की, ये सारी चीजें कैसे इतनी कम एज में एकदम से? शायद ये चीज बिल्ट इन है मेरे अंदर, इनबॉर्न है, इननेट है। घर में और भी कोई शायर है? घर में नहीं है, बैकग्राउंड में है, एक सराइकी शायर हैं। अच्छा, तो उससे आपने जो है जो नहीं, अच्छा, उनके बारे में तो खैर मुझे इल्म भी बाद में हुआ, अभी तो मैं बच्ची थी, उनको नहीं जानती थी। अब जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मुझे ये एहसास हुआ है कि खानदान में भी कोई मौजूद है मेरे जैसा। चलें, ये तो अच्छी बात है ना, खानदान में जो मौजूद हो तो फिर आपको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाती है, मिलती है कि आगे मैं कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, मजीद भी इनसे जानेंगे नाजरीन, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही है 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उसके साथ जो है ज़ेबा भी, जिनकी हम शायरी भी साथ साथ सुन रहे हैं। ज़ेबा, आगे क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, क्या सोचा हुआ है, क्या करना है? मैम, स्टडी इंसान को एक अच्छा इंसान बनाती है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है हमारी ये होनी चाहिए कि एक अच्छा इंसान हम तालीम की बदौलत बन सकें। उसके बाद जो चीज़ें हम सोचते हैं और जो नसीब में होती हैं वो साथ साथ चलता है। हमारे सोचने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लान्स हमारे होने चाहिए, मैं समझती हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसे। इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी फ़िलहाल एजुकेशन के लिए कोशिश करूँगी, और उसके साथ मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह मैं साइड बिजनेस भी स्टार्ट करूँगी। फ़िलहाल मेरी शायद अयाशी करने की उम्र है। शायरी को कहा, शायरी को तो कभी नहीं छोड़ना मैम। हमारे हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हुसैन फरीद भाई, तो वो कहते हैं शेर जिसका जिंदगी भर का मसला है वो इसके साथ जुड़ा रहेगा, वो कभी इससे जुदा नहीं हो सकता। तो ये मेरी जिंदगी भर का मसला है। और कहते हैं शायर के ऊपर आमद भी बहुत होती है, ऐसा होता है? आमद होती है। हाँ, कुछ लोग इसके खिलाफ है, नहीं मानते ये बात, लेकिन मैं समझती हूँ कि ऐसा होता है। जब आपके ख्यालात आपके जहन में आते हैं तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देते, और जब वो नहीं आते तो आप जितना भी कोशिश करें आप अच्छा नहीं लिख सकते। सर आप क्या कहना चाहेंगे, शायर पर आमद होती है? जाहिर है कि एक कैफियत है। अच्छा, आप भी जब बात कर रही थी ना, अभी जब प्रोग्राम के आगाज में हम सुन रहे थे, आपको देख रहे थे, तो मैं देखा था मैं कि नौरीन पर ना कुछ चीजें आ रही हैं। मतलब ऐसी नहीं है, कागज नहीं था, सामने कोई चीज भी नहीं थी, इसका मतलब है कि आमद हो रही थी, आप सोच रही थी, और साथ साथ आपका कंप्यूटर जो है ना दिमाग का, वो आपको बता रहा था अब ये जुमला, अब ये लफ्ज, अब जिस तरीके से, अब ये अदा इस तरीके से करना है। बिल्कुल। तो ये तो फैक्ट है ना इसमें तो। अच्छा, बाज़ औक़ात आप अचानक बैठे होते हैं और आमद का कोई नहीं होता, और बहुत सारी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। बिल्कुल ऐसे है। पहले ये होता था कि हम सोचते रहते थे तो
वो निकल जाती थी। अब यह है कि अगर टाइप कर लिया जाए, उसको महफूज कर लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं पर जाकर आपका बैकअप हो जाता है। ये भी एक है। लेकिन मैंने देखा है कि जब लड़कियां जिस अंदाज से, मसाइल हैं हमारे इस माशरे के अंदर ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आपने मतलब अगर आप नौकरी पेशा हैं तो बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएंगी, और अगर बेटा है उसको छोड़ कर जाना तो बड़ा आसान है, बेटी को आप नहीं छोड़ सकते। छोटी बेटी को भी देखें ना, एक लिखने वाली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, कि वो अपने ज़हन से सोचेगी कि इसको अगर मैं दफ्तर लेके जाती हूँ तो दफ्तर का काम हर्ज होगा। मैंने बेशुमार माओं को देखा है काम करने वाली, जॉब्स करने वाली, उनके यहाँ अगर छोटा बेबी है और उसमें बेटी है तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं। बेटा हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाती है, अगर नाना नानी दादा दादी नहीं है और वो अकेली रह रही है तो ऐसी सूरत में जो तख्लीक का अमल है वो बड़ा मुतासर होता है, क्योंकि पूरी तवज्जो जो है उधर। और अगर आप ज़हनी तौर पर सुकून में हैं, आपको तनख्वाह वक्त पे मिल रही है, खाना वक्त पर तैयार हो गया है, लिबास तैयार है, हर चीज़ काम एंड कूल है, हाँ, बिल्कुल, फिर आप इत्मीनान से, आपका प्रोग्राम भी बड़ा अच्छा होगा। और अगर आपकी टेंशन ये होगी कि नहीं, मैं सोच रहा था आज मुझे जब कल आया ना फ़ोन कि आपने आना है, तो मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल तीन काम जो है ना वो सुबह उठना है। सुबह रात को अगर आप मतलब जब मर्जी जितने मर्जी लेट मुझे बिठाए रखे, मैं जागता रहूँगा। सुबह उठना। और मैं आपके बारे में सोच रहा था, मैं अच्छा अगर वो 7 बजे 6 बजे उठी होंगी, वो कैसे तैयार होंगे। फिर ज़ाहिर है कि स्क्रीन की अपनी वो एक बड़ी ही मैं नाम नहीं बताती, बुरी सी कंपेयर थी, टेलीविजन पे आती थी। तो मैंने उनके कुलीग से पूछा, मैं कहा यार तुम इसको हटा क्यों नहीं देते? कहते यार शाकिर इसकी एक खूबी है। मैं तो वो क्या? कहता आधा घंटा पहले आ जाती है लाइव प्रोग्राम। तो ये जो चीज़ थी ना, कहते हमारे लिए तो यही है ना कि स्क्रीन पर उसने वक्त पर हमने ऑन एयर जाना है और लाइव बैठाना है इसको। तो भले वो अच्छी कंपेयर नहीं है, लेकिन क्या करें, वो वक्त पर आ जाती है सर्दियों में। ये जो मुस्कुराहट है इसके अंदर भी कोई कहानी है। आपने मुझे हंसा दिया। मैं बड़ी पक्की होगी बैठी थी, लेकिन मैं हंसूंगी कंट्रोल नहीं कर सकी। असल में होता भी यही है ना, ये चीजें जिंदगी में जरूरी नहीं कि आप डेली आपके साथ यही हो, कभी कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, आपके अच्छा फिर जिस तरह की सूरत हाल चल रही है, सब मूड स्विंग्स भी बड़े होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा फिर अगर हम थोड़ी सियासी सूरत हाल पे इस टाइम बात करें तो हमारा जो इस टाइम हुकूमत का नॉन सीरियस बिहेवियर जा रहा है वो बिल्कुल ही अजीब है। एक तो अवाम पहले ही परेशान है, और परेशान कर दिया, और मजीद परेशान हो गए हैं कि एक बजट पेश होने जा रहा था, उसमें ताखीर होती जा रही है, और एक नॉन सीरियस बिहेवियर, लोगों का रिएक्शन, और वहाँ में जो मौजूद है लोग। क्या समझते हैं कि ये हमारी कौम का मजमूई चेहरा नहीं, ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये कोई नया है? बहुत अच्छे से ये चीजें चल रही हैं, और ये मेरे ख्याल में जब तक से जो जिस तरह की हमने पनीरी लगाई है सियासत के अंदर, और जिस तरीके से हमने वो गेम की है, आपने तो सियासत तो एक बड़ा अच्छा काम था, लोग उनका वकार था। सियासत अब से नहीं है, सियासत बहुत पहले से चल रही है। पूरी दुनिया में अगर किसी पर कोई इल्जाम लगता है करप्शन का, बदयांती का, या अपने लोगों को नवाजने का, पूरी दुनिया में अगले ही लम्हे वो सियासत से बाहर होता है। और हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें खूबी समझी जाती हैं। वो कहते हैं, यहाँ पर एक सियासतदान होते थे, फौत हो गए, तो उनसे कहा कि आप MNA बन गए हैं, आप क्या करेंगे? आपको तो अंग्रेजी नहीं आती, वहाँ पर तो आइन साजी होती है, कानून साजी होती है। उसने कहा नहीं, जिस तरह जो मेरा लीडर है वो मुझे कहेगा हाथ खड़ा कर दो, मैंने हाथ खड़ा कर देना है। मेरा लीडर कहेगा हाथ नीचे कर दो, मैंने हाथ नीचे कर देना है। मेरा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं होना। यानी कि जब आप सियासत में इस तरह के लोगों को लाएंगे तो सियासत का हाल यही होगा। सियासत को पढ़े लिखे लोगों के हवाले करें, और उसके अंदर भी छांटी करें, टिकटें देते हुए देखें, सोचें, परखें। अवाम के लिए देखें, अवाम के लिए बल्दियाती इदारे हैं, सड़कें बनाना, सीवरेज का काम है। MNAs, MPs कानून साजी करें, हमारी जिंदगियों को आसान करें। आइन को तो हमने मजाक, लेकिन आज तक जब भी हुआ है, जो हमारे जहाँ से जब भी MNA MPA इलेक्ट हुए, हम लोगों ने उनको वोट दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक उन्होंने काम नहीं किया। आज तक उन्होंने अपने हल्के में भी कभी वोट लेने के बाद नहीं आगे चक्कर लगाया कि चेक कर लें। मेरा एक सवाल है, वो दोबारा कैसे बन जाता है? मेरा एक सवाल है, आपसे सवाल है, चले दोबारा भी बन जाते हैं। हाँ, ये भी बड़ी ये भी समझ में नहीं आता, फिर दोबारा भी बना ज़ेबा से पूछिए क्या कहती है। सही है सर,
नहीं, हमारा अपना भी हाथ है इन चीजों को खराब करने में। बिल्कुल ऐसे ही है। और अवाम भी हमारे कोई ऐसे सच कोई अनपढ़ या इलिटरेट लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग भी हैं। हमारे यहाँ शरा खानगी, इस पर बात होनी चाहिए। हम अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे? सर बहुत सारे लोगों का फिर यही आता है, महंगाई है, अब तो वही हाल हो गया कि अब घर के फर्द वो क्वेश्चन करें ना, एक आम मिडिल क्लास बेचारा तो बिल्कुल ही यूँ समझ लेना वो तो बहुत ज्यादा इसमें जद में आ गया। 100% मुत्तफिक। जो गरीब है वो तो है ही है ऑलरेडी उसने। अच्छा, इसलिए आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आपकी मुल्क में जो आबादी का तेजी से फैलाव हुआ है वो भी तो एक मसला, वो भी हाँ बुनियादी मसला है। बुनियादी मसला है। लेकिन आपके पास 3 गिलास हैं और पानी पीने वाले 5 हैं। आप किस तरीके से तकसीम करेंगे? आप 3 गिलास के मुताबिक ही अपनी फैमिली को रखें ना। नतीजा क्या है? नतीजा ये कि वो 5 लोगों को पालने के लिए वो अपने दफ्तर में आने वाले साइल का इस्तेहसाल करता है, उससे रिश्वत मांगता है, उससे नाजायज पैसे तलब करता है, जायज तो उसकी तनख्वाह है। नतीजा ये है कि जब आपकी वो जरूरत पूरी नहीं होती आप क्राइम की तरफ आते हैं। सड़कों पर क्राइम रेशो बढ़ रही है। आबादी पर कंट्रोल होना चाहिए था, इस पर किसी हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी। अब आप जो पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि ज़रई मुल्क है, कितना बड़ा अलमिया है कि आपको गंदम बाहर से मंगवानी पड़ रही है। बिल्कुल कितना बड़ा अलमिया है कि जो बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमारी वो कपास जिसको हम रद्दी समझकर अलग करके सस्ते दामों उसको दे देते हैं, वो उस कपास को सफाई करके उसका गारमेंट्स बनाकर कई गुना ज्यादा कमा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और हम सिर्फ कपास बेच देते हैं। हमारे यहाँ किसी को ये सेंस नहीं है कि जनाब आप उसकी गारमेंट्स बनाएं, उसका कपड़ा बनाएं, कपड़ा बना के बाहर भेजें, अपने मुल्क के लिए करें। ये सोच क्यों नहीं है? अच्छा, फिर तेजी से अमीर होना है। ये हमारा इलाका विहाड़ी मेलसी, ये यहाँ पर कहते थे कि ये वाइट गोल्ड है, कॉटन का एरिया। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ पर। हाँ, वहाँ पर आपने शुगर केन लगा दी। हाँ। पैसा कमाना है ना, आपने मुल्क का तो नहीं सोचा। आपने उस फसल की तरफ गए ही नहीं है जिससे मेरी नस्ल को फायदा होगा। आपने अपना फायदा सोचा। छोड़ी सारी बातें छोड़ दें। पता नहीं ये बात मैं जो कहने जा रहा हूँ करने की इजाजत है। मेरा शहर गर्म हो गया है। इसमें जो सब्जा था, हरियाली थी, इस दफा सुनने में आ रहा है कि बाग आमों के फसल कम है। हाँ। सर ये तो बात है ना कि चीजें जो हमारी जिम्मेदारियां थी, अच्छा जो हुकूमत की तरफ से जिम्मेदारी थी, हुकूमत ने भी आज तक जो है वो डिलीवर नहीं किया। देखिए हुकूमत जब भी हुकूमत आई उसने अपना ही मफाद सोचा। अभी आप देखें, आप जितने भी अब लीडर्स हैं या तो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं या फिर एक दूसरे की जो है बुरा भला कह रहे होंगे। किसी ने आज तक पाकिस्तान के बारे में कोई बात नहीं की। ऐसे ही है कि पाकिस्तान का क्या होगा, पाकिस्तान के लिए हम क्या कर रहे हैं। सबको यही है कि कुर्सी मिल जाए किसी तरीके से और बस। फिर अभी भी हुकूमत जैसे ही दूसरी हुकूमत आई है उन्होंने भी अपने बारे में ही सोचा। अच्छा, फिर उनके ऊपर केसेस भी आज तक हैं, वो अभी तक उन केसेस का कोई रिजल्ट भी सामने नहीं आया। अच्छा, केसेस हैं तो उसका नतीजा, लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम साहब भी हैं और वजीर आला साहब भी हैं। सब मेरा सवाल ये है कि उन केसेस के अब तक क्यों नहीं उनको ट्रायल किया गया, उसकी क्यों नहीं सजा आई? फिर तो आप मतलब मैं शुरू कर दूं जी मुझे इन पर चार्जेस हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप फौरन फैसला करें। 20-20 साल तक केस चल रहे हैं। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कई साल तक उसने आधी से ज्यादा जिंदगी जेल में गुजार दी। आप अभी तक साबित नहीं कर सके, किसका कसूर है? तो यही तो क्वेश्चन हमेशा यही तो क्वेश्चन मार्क आता है कि अवाम की तरफ से भी यही रिएक्शन आता है ना कि जब ये सब चीजें हमारे सामने हैं। कल जो एक नया स्कैंडल आ गया है जी, उसके बारे में आप क्या कहें? जमीनों वाला, बहरिया वाला। तो ये सारी चीजें छोड़ दें। ये आपके मेरे सोचने की नहीं है। आपके मेरे सोचने की ये है कि जो हमारी नस्ल है जो बैठी है, इसका क्या कसूर है? इसके पास तो छांव भी नहीं छोड़ी हमने, इसके तो हमने साया भी नहीं छोड़ा। धूप में खड़ी है। आपने पूछा आपने क्या करना है? मुझे कहा मैंने शायरी करनी है। मुझे कहा मैंने बिजनेस करना है। हालांकि जेबा इंग्लिश में BS कर रही है, ठीक है, ये कह सकती थी कि मैंने कंपटीशन का इम्तिहान देना है। आपने उसको स्कोप ही नहीं दिया, उसके लिए ये वसाइल ही नहीं रखे कि ये भी तो उस दौड़ में आ सकती है ना। अच्छा, वही बात आ गई सर, नौजवानों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे मुल्क में, बहुत टैलेंट है, लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म ऐसे ही है। और काफी दफा ऐसे सीन्स होते हैं कि वो जो टैलेंटेड लोग हैं जब उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता
तो वो उस चीज़ को छोड़ जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, शायद वो मायूस हो जाते हैं उस चीज़ से। तो इस तरह हमारे पास टैलेंट की कमी होना शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ से मायूस होकर जो है वो फिर बाहर के मुल्क चले जाते हैं, बहुत क्रिएट कर रहे हैं और इसके पीछे भी हमारी अपनी ही रीजंस हैं। हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे, तो वो कहीं और जाके उस चीज़ को सर्च करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है, सियासत पर भी, शायरी पर भी, और भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो हम चाहते हैं कि यहाँ से जो है एक अच्छा मैसेज हमारे व्यूवर्स तक जाए। अच्छा ज़िबा, एक तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ख़वातीन को, इस शायरी के हवाले से भी जानना चाहूँगी कि अदब में कितना आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहेंगी जो हमारी यंगस्टर्स हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए? मेरे ख्याल से इजहार ख्याल की जो है ना बहुत ज़रूरत है। जिस तरह मर्द को ज़रूरत है, इसी तरह औरत को भी इजहार ख्याल की ज़रूरत है। वो घुट घुट कर जीने से आप में वो चीज़ नहीं आती जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो उस चीज़ को पहुंचाने के लिए मेरे ख्याल से आपको कलम का सहारा अगर आप लेंगी तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। तो उसके ज़रिए, कलम के ज़रिए आप अपना पैगाम पहुँचाएँ और ये बहुत इफ़ेक्टिव है, मैं समझती हूँ। और इस चीज़ का इफ़ेक्ट मैंने भी देखा है। और किस तरह अदब को भी फ़रोग़ मिलना चाहिए? क्या अदब को बिल्कुल फ़रोग़ मिलता है जब लिखने वाले होंगे, अच्छा काम करने वाले होंगे, तो ज़ाहिरी बात है वो एक अच्छा काम आगे मज़ीद फॉरवर्ड होगा। क्या सुना रही हैं अब आप? एक और गज़ल की चंद अशार सुनाऊंगी। हाँ। अब जैसे कि मैंने बताया है कि दर्द और तकलीफ मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मेरे ख्याल से मैं उसी चीज़ पर स्टिक रहूंगी। शेर है, सब सितारे बुझा दिए उसने, सब सितारे बुझा दिए उसने, खुदकुशी आखिरी सितारा था। एक दरिया के दो किनारे थे, एक दरिया के दो किनारे थे, एक हमारा था एक तुम्हारा था। रोशनी मसला था दोनों का, रोशनी मसला था दोनों का, एक महवर था एक सैयारा था। रोशनी मसला था दोनों का, एक महवर था एक सैयारा था। और वक्त से खौफ खाया करते थे, वक्त से खौफ खाया करते थे, वक्त इतना सा तो गुब्बारा था। वक्त से खौफ खाया करते थे, वक्त इतना सा तो गुब्बारा था। जब वो मेरा नहीं रहा था, मुझे ऐसे औकात में पुकारा था। एक बस तुम नहीं थे वरना तो मुझको अच्छा भला सहारा था। वाह वाह वाह, क्या बात। एक बस तुम नहीं थे वरना तो मुझको अच्छा भला सहारा था। और कश्तियाँ डूब जाने वाली थी, कश्तियाँ डूब जाने वाली थी, साहिलों ने दिया इशारा था। कश्तियाँ डूब जाने वाली थी, साहिलों ने दिया इशारा था। उसको भी मंजिलों की ख्वाहिश थी, उसको भी मंजिलों की ख्वाहिश थी, हमको भी फासला गंवारा था। उसको भी मंजिलों की ख्वाहिश थी, हमको भी फासला गंवारा था। रोशनी राह भूल जाती थी, रोशनी राह भूल जाती थी, आसमां से परे किनारा था। रोशनी राह भूल जाती थी, आसमां से परे किनारा था। और मकता है, हाय हम जैसों को भी तुमने हैफ मेरा तखल्लुस है, हाय हम जैसों को भी तुमने हैफ आम फहरिस्त में शुमारा था। हाय हम जैसों को भी तुमने हैफ आम फहरिस्त में शुमारा था। वाह क्या बात है, बहुत बहुत। अच्छा, अच्छी शायरी सुन के वैसे भी आपको जो ना एक अच्छी वाइब्स आने लग जाती है ना? ऐसा सर? बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, आप कुछ लफ्जों का एहसास जी। और हांडी अच्छी ना पकी हो और अगर अच्छा शेर आ जाए तो मूड तो अच्छा होना चाहिए। अच्छी शायरी भी आपका मूड अच्छा कर देती है। हाँ, तो क्या ऐसे ही है ना, कोई अच्छी बात आ जाए तो उसका तो यही फायदा है ना कि आप बिल्कुल एक नए फेज पे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अब आवाजार हुए पड़े हैं, बिजली नहीं आ रही थी, मिसाल है। बिजली के तो बड़े मसाइल हैं। ठीक है ना? अच्छा, आप खाली बिजली की बात करते हैं, यहाँ कदम कदम पर मसाइल है, हर चीज के मसाइल बिल्कुल ऐसे ही है। तो चले किसी बहाने तो आप अच्छे हवा चल जाए, एक मिसाल है। हब्स के मौसम में हवा चल जाए, फिर अल्लाह का शुक्र है, हवा तो चल पड़ी, हवा चल पड़ी। तो ऐसे में अगर अच्छा शेर आ जाए तो क्या ही बात है। अच्छा सर,
एक इस हवाले से भी थोड़ा सा आपसे बात करेंगे। एक अच्छा इवेंट हुआ यहाँ पर मुल्तान में, इंटरनेशनल सीरीज हुई, लोगों ने बड़ा माशाल्लाह, मैं कहती हूँ बहुत लोगों मुल्तानियों को बड़ा अप्रिशिएट किया। मैं तो बड़ा फख्र से कहती हूँ कि लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है एंटरटेनमेंट के मौके भी बड़े कम होते हैं। खेलों के हवाले से लोग चाह भी रहे थे कि कुछ इस तरह का बड़ा एक अच्छा इवेंट गया, और माशाल्लाह पाकिस्तानी जो हमारी टीम थी उसने बड़ा अच्छा प्ले किया। क्या कहना चाहेंगे इस तरह खेलों है कि जो मुल्तान का इवेंट है, मैं इसका क्रेडिट देता हूँ इमरान खान को। वो इस्लामाबाद में एहतजाज ना करता तो ये इवेंट जो है ये पिंडी से मुल्तान ना आता। देखें, इस पूरे वक्त में इमरान खान को क्रेडिट देना कितनी बड़ी अहम बात है। पहला क्रेडिट तो उसका जाता है। दूसरा मुल्तान की एडमिनिस्ट्रेशन का, फोर्सेस का, पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का, इन सब ने मिलकर, ये बड़ा मुश्किल काम था। लोग बहुत तंग हुए, इसमें कोई शक नहीं। अगर आप ट्रैफिक की वजह से थोड़ा ट्रैफिक के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन क्या करें, हमने हालात इस मुल्क के ऐसे कर दिए हैं कि लोग यहाँ पर इवेंट होने ही नहीं दे रहे थे। ऐसे मौसम में जब माँ जो है अपने बच्चे को बाहर ना भेजे और आपके बच्चे जो है वो दिन के 12 बजे लाइनों में लगकर स्टेडियम के बाहर खड़े हों, तो इसका मतलब है कि शहर वालों ने उसको एंजॉय करना था। फिर तिल धरने की जगह नहीं थी। देखें, एक तो ये तस्वीर का एक पहलू ये, दूसरा इन तीनों मैचों में पाकिस्तान ने फतह हासिल की, तो हम अपग्रेड हो गए वनडे सीरीज में। बिल्कुल है, 5 में से चौथे नंबर पर आ गए और भारत को हमने नीचे कर दिया। ये एक अच्छी बात है। तो भारत को तो हमारी ख्वाहिश होती है ना कि हर भारत के लिए तो फिर वो तो हम सारे इकट्ठे हैं, सारे इकट्ठे हैं, कोई सॉफ्ट जरा भी नहीं है। अच्छा, तीसरा ये है कि शहर में एक बड़ी खूबसूरत एक्टिविटी, मुल्तान का स्टेडियम बड़ा खूबसूरत, ठीक है। और मैं तो ये चाहूंगा कि जो अगली सीरीज है उसमें से मुल्तान को शेयर मिलना चाहिए, भले एक मैच का ही क्यों ना हो। पूरा रूट अच्छा है, सड़कें अच्छी हो गई, सफाई सुथराई, पानी, लेकिन ये है कि इसको थोड़ा सा सिक्योरिटी के हिसाब से इसको मजीद बेहतर किया जा सकता था। इनको हेलीकॉप्टर पे भी ले जाया जा सकता। पता नहीं अब क्या मामला कि वहाँ हेलीपैड है नहीं है, यहाँ से कैसे उड़ते। बहरहाल इसके बावजूद मुल्तान वालों के लिए बड़े अरसे बाद एक ऐसा तफरीही सेगमेंट देखने को मिला। आप समझते हैं खेलों को फरोग मिलेगा? मिलना चाहिए। देखें, आपके अस्पताल भर गए और जो ग्राउंड्स हैं वो वीरान हो गए। ये इतना बड़ा अलमिया है। मुझे याद है ये जो कचहरी वाला नौरीन जब फ्लाईओवर बना तो हम सुबह सुबह कभी मुल्तान से बाहर जाते थे तो लोग इतने शौकीन थे वॉक के, नमाज के बाद कि वो फ्लाईओवर्स, मैं उसको भी गलत कहता हूँ क्योंकि फ्लाईओवर्स का मतलब है आपने तेज गाड़ी जानी है, तो फ्लाईओवर्स वॉक करने की जगह नहीं खत्म। लेकिन क्या है कि जो हमारे ग्राउंड्स हैं वो वीरान हैं। अभी पिछले दिनों ये हुआ कि इजाज जंजुआ साहब जो पिछली हुकूमत में थे तो उन्हें मुल्तान के हर ग्राउंड पर तवज्जो दी, जाती तौर पर पार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उन्हें बड़ा अच्छा कर दिया था। अगर वो अच्छा कर गए तो उसको अच्छा भी तो रहने देना, उसको पानी लगाएं। वो स्टाफ जो है उनके निगरानी में जो काम कर रहा था वो वैसे के वैसा होना चाहिए। ये शहर हमारा है, बिल्कुल पार्क्स हमारे हैं, ये फल फूल परिंदे जो चहचहाते हैं। देखें अब ये जो जैसे गर्मियां आई है ना, तो सर्दियों वाले परिंदे आए हुए हैं आजकल आपके पास मेहमान हैं। सरमाई परिंदे जितने भी हैं वो उड़ के इन इलाकों में आ जाते हैं। आप कभी सुबह बाग में जाएं, नहीं जा सकते, अपने घर के बाहर आ जाएं। मैं जिस इलाके में रहता हूँ तो वहाँ पर ग्रीनरी है ज्यादा, तो सुबह इतनी खूबसूरत आवाजें होती हैं, जो चिड़ियों की चहचहाहट होती है ना, वो बड़ी, मेरे खुद घर में जो है ना सुबह सुबह इस टाइम उनकी चिड़ियों की चहक में सुनती है। जब आप अपनी चहकने का आगाज कर रही होती हैं, तैयारी कर रही होती हैं, तो एक और चहक आपके कानों में बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। बातें ऐसी हैं कि अभी खत्म होने का वैसे दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, ज़ेबा आपका बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अजहर खान मुगल साहब, जो कि फॉर्मर डिप्टी अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से हैं और इसके साथ साथ नून लीगी जो है नून लीग के लीगल एडवाइजर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू जी। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी डॉक्टर अली असद साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सर।
अच्छा, सबसे पहले तो सर आपकी काम के हवाले से और आपकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से जानना चाहेंगे। देखिए जी, पार्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये होती है कि हम पार्टी के वर्कर हैं। PMLN से मेरा ताल्लुक है, 95 से मैं रिलेटेड हूँ पार्टी से। मैं जब स्टूडेंट था BZU में, बहुत ही जिक्र यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की डिग्री हासिल की है, तो वहाँ पे मैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का प्रेसिडेंट रहा हूँ 3 साल। उसके बाद लॉ कंप्लीट हुआ तो ज्वाइन की कोर्ट को मेरे मोहम्मद रमज़ान खालिद जोया साहब मेरे सीनियर हैं। तो फिर मैंने अपनी मेंबरशिप ली यहाँ पे लॉयर फोरम में। तो मैं अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम का प्रेसिडेंट हूँ और साउथ पंजाब का कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही होती है कि पार्टी को मजबूत किया जाए। और मेरी ये कोशिश रही है कि जब मैं मुस्लिम लीग MSF में था तो यूनिवर्सिटी में मैंने वहाँ पे यूनिट बनाया। और मुझे याद है कि जब मैं BZU छोड़ के आया तो वहाँ किसी और जमात का यूनिट नहीं था, सिर्फ MSF के ही वहाँ पे सारे लोग थे। और स्टूडेंट्स में हमने उनको शऊर दिया, लोगों को पार्टी के बारे में बताया, हमने मीटिंग्स की, हमने प्रोग्राम किए, कॉलेज में जाके लोगों को मोटिवेट करते थे। तो जब से फिर मेरी जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है लॉयर फोरम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त साउथ पंजाब का जो मुस्लिम लीग नून का लॉयर फोरम जो है वो सब पार्टियों की निस्बत ज़्यादा मजबूत है। और हमने कोशिश की है कि नज़रियाती लोगों को मोटिवेट किया जाए, उनको आगे लाया जाए, उनमें जो उनका किरदार वो पार्टी के लिए प्ले कर सकते हैं तो वो उनसे काम भी लिया जाए। और उनको बाकी तो क्या इंसान ने देना होता है, रिस्पेक्ट होती है, एक ऑनर होती है। तो ऐसे लोगों को हमने कोशिश की है, हम आगे लेके आए हैं। तो यही वजह है कि आज साउथ पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लॉयर फोरम जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है। और पार्टी के लिए वो अपना, अब देखें पार्टी पे जितना मुश्किल वक्त आया जब ये PTI की गवर्नमेंट आई, तो इन्होंने सिर्फ इंतकाम के अलावा कुछ नहीं किया। इन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए या अपनी पार्टी के लिए भी समझ लें तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इंतकाम लिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, उनके बाकी जो वुज़रा थे, जो वर्कर थे, आप देखें नीचे से लेके ऊपर तक वो इंतकाम में लगे रहे। और मुल्क इस सूरत हाल पे आज आप देखें जहाँ पे उन्होंने पहुंचा खड़ा किया। बिल्कुल, अभी भी हम बात करेंगे, अगर हम पिछली हुकूमतों की ब्लेम ही करते रहेंगे, अभी की क्या सूरत हाल है, अभी क्यों, आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, ब्लेम की बात मैं नहीं कर रहा कि हम किसी को ऊपर ब्लेम लगाएं। हम तो वो चीज़ है जो कौम के सामने है। हर चीज़ आप देखें, महंगाई को देख लें, बेरोजगारी को देख लें, तो जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क की है, अल्लाह ना करे दिवालिया होने वाला था। अब सिर्फ बातों पे नहीं कि आप बज़ाहिर देखें मुल्क की सूरत हाल क्या है। चाहे कोई PTI का भी वर्कर है, मेरे ख्याल में दिल में वो सोचता जरूर होगा कि मुल्क का हाल क्या कर दिया है। और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गवर्नमेंट मिली थी, उन हालात को और आज के हालात को अगर देखें तो वो एक जैसे हैं। बीच का जो 3-4 साल हालात ज्यादा नहीं, देखिए अभी एक कुछ माह मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग को, अभी कुछ और ये वो कुव्वतें जो इमरान खान को लाई थी, अब वो परेशान हो कि उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की है नवाज शरीफ साहब को कि आप आए और इस मुल्क को संभालें। और एक नाअहल आदमी को उन्होंने ला के खड़ा किया जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जिसके पास कोई टीम नहीं थी, जिसका कोई विजन नहीं था, सिवाय कि वो इंतकाम की सियासत उसने की है। मैं बड़े फख्र से कहता हूं, मेरा जिस पार्टी से ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, मेरा आज ज़मीर मुतमिन है कि मैं उस लीडर के साथ खड़ा हूं जो मेरा मुल्क का खैर खा है, जो मेरे मुल्क के लिए, जिसका कौम का, जिसके दिल में दर्द है, वो इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे अभी हमारे पास 1 साल कुछ माह है। ये सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये टेनोर पूरा होगा। 5 साल जो था ना, जो इमरान खान साहब चले गए, बाकी जो जितने माह बचते हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पूरा करेगी। और आज मैं एक गारंटी से बात कर रहा हूं, आज के दिन को आप देख लें और जिस दिन इलेक्शन होंगे, आने वाले इलेक्शन, तो मुल्क की सूरत हाल ये नहीं होगी जो आज है। ये इंशाअल्लाह साल डेढ़ में तब्दील करके दिखाएंगे, तब्दील और करके दिखाएंगे, बातें नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे।
सही है, ठीक है, इसमें मजीद ही हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम तालीम के हवाले से बात करें, लोगों के पास जितनी भी नौजवान नस्ल है माशाल्लाह तालीम हासिल कर रही है, डिग्रीज भी ले रही है, लेकिन अगर हम जॉब्स के हवाले से बात करें तो जॉब नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एक्चुअली मार्केट में जॉब्स ना होने के बराबर हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी रस्साकशी में पड़े हुए हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो नौजवान नस्ल, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें ज़्यादा तादाद में नौजवान नस्ल है, हाँ। नौजवान नस्ल के बारे में सोचा नहीं जा रहा। तो अब इस मुल्क का इस वक्त एक ही हाल है, उनके बजाय हम नौकरियां ढूंढने के नौजवान नस्ल ये अपनी जॉब क्रिएशन की तरफ चले गए। खुद बिजनेस करें और फिर जॉब क्रिएट करें, बजाय हम किसी की नौकरी करेंगे। उससे बेहतर होगा कि आप एक घर चला सकेंगे, और अगर आप जॉब की बजाय आप बिज़नेस करना शुरू कर देंगे तो बिज़नेस की वजह से 3, 4, 5 घर भी चलना शुरू हो जाएंगे और अल्टीमेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी दूसरे लोगों के लिए पैदा हो जाएंगी। इस मुल्क में इतना ज़्यादा टैलेंट इस वक्त अवेलेबल है कि लोग अपने बिजनेस खुद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस नौजवान नस्ल को सिर्फ एक दफ़ा कॉन्फिडेंट देने की ज़रूरत है। सिर्फ उनके जो पेरेंट्स हैं और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो उनको कॉन्फिडेंट दे दें कि ठीक है आप जॉब कर सकते हैं और जो बिज़नेस कर सकते हैं, तो लोग बिज़नेस की तरफ चले जाएंगे बच्चे। हमारी क्योंकि एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। IT टेक्नोलॉजी के हवाले से आप देखें पिछले 5-7 सालों में पाकिस्तान बहुत ऊपर गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। मेरे ऐसे नौजवान नस्ल मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी BS के स्टूडेंट हैं, वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कैपेसिटी में चले गए हैं और अपनी पूरी क्लास को उन्होंने जॉब्स ऑफर कर दिए हैं। लीडर सिर्फ एक उस क्लास में से निकलता है जो पूरी क्लास को फिर जॉब्स देना शुरू कर देता है। मतलब आपको ऐसी ये एक बच्चा निकला, इसका मतलब है कि और बच्चे भी निकल सकते हैं। अगर हम एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को थोड़ा और बढ़ा दें, बच्चों को थोड़ा कॉन्फिडेंस दे दें, तो उनको छोटी उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दें, तो ये बिजनेस बहुत अच्छे कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं बच्चों के लिए जो। अच्छा, ये भी बड़ा एक मसला है ना हमारे यहाँ, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं अपने फ्यूचर को लेकर। हमेशा कॉन्फिडेंस की, अभी तो डिग्रियां तो उन्होंने ले ली हैं, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमने उस डिग्रियों का करना क्या है, किस तरह हमने इस्तेमाल करना है। नहीं, ये वो कुछ बच्चे हैं जो अल्टीमेट बात है कि डिग्रियां, ज़ाहिर बात है बच्चों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी तो बच्चे डिग्रियां लेने पे लग जाएंगे। आप देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज़ के एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करके देख लें या आप दूसरे मुल्कों में देख लें, वो BS तक एजुकेशन लेते हैं, उसके बाद उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो कभी भी MPhil PhD की तरफ नहीं जाते। आज हमारी नौजवान नस्ल BS करने के बाद फिर MPhil भी करती है, फिर PhD भी करती है, और बहुत लंबे अरसे तक वो सिर्फ पढ़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। अच्छा, क्रिएशन का जहाँ तक हिसाब है, वो जॉब्स क्रिएशन होती ही नहीं, क्योंकि वो कहते हैं उसके लिए सरमाया चाहिए होता है, और सरमाए के बाद, लेकिन जब से ये IT सेक्टर आया है उस वजह से चीज़ें अब थोड़ी चेंज हो गई हैं। चाहे वो किसी भी डिग्री होल्डर हो, सिर्फ उसको एक मोटिवेशन चाहिए होती है, और उस मोटिवेशन की बेस के ऊपर, चाहे उसने मैथमेटिक्स किया हो, चाहे उसने IT किया हो, चाहे उसने कंप्यूटर साइंस किया हो, चाहे उसने इंग्लिश में अपना BS किया हो, वो तब भी IT का काम आराम से कर सकते हैं और या IT की फील्ड में जा सकते हैं और वहाँ से जॉब क्रिएशन शुरू हो सकती है। तो डिग्री कोई भी ले लें, डिग्री असल में, या जो तालीम है वो असल में एक्चुअली इंसान को इंसान बनाने में हेल्प आउट करती है। हमने ये समझ लिया है कि हम तालीम ले रहे हैं, उस तालीम की वजह से हम अपनी जॉब भी कर पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तालीम एक अलग चीज़ है और जॉब्स एक अलग चीज़ हैं। जॉब्स आपकी अपनी कैपेबिलिटीज़ की बेस पे होती है। जो भी आपको ऑनर या जो कंपनी आपको हायर करती है, वो आपकी स्किल्स की वजह से आपको हायर करती है। अब आपने ये खुद देखना है, असेस करना है कि आप कौन सी स्किल्स आपको बेहतर लगती हैं, या हम क्या करते हैं, हम डिसाइड, हमारा मसला डिसीजन का है। हम डिसीजन कब करते हैं? हम उस वक्त डिसीजन करते हैं जैसे आज हम सोच रहे हैं कि आज किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए। हालांकि डिग्री मुझे मिलेगी 4 साल के बाद, मुझे 4 साल की फोरकास्ट करनी चाहिए कि 4 साल के बाद इस डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस होगी या नहीं होगी। हम एक्चुअली आज की बेस के ऊपर डिसीजन कर लेते हैं और अगले 4 साल फिर हम देखते रहते हैं। 4 साल बाद बच्चा डिग्री लेके खड़ा होता है, वो कहता है लो मैं क्या करूँ। तो इसलिए आज आप डिसीजन करें तो अगले 4 साल को फोरकास्ट करके फिर आप डिसीजन करें कि अगले 4 साल में इस डिग्री का फ्यूचर क्या होगा और मुझे कौन कौन सी जॉब्स मिल सकती हैं। अच्छा, टीचर्स किस तरह अपना रोल प्ले कर सकते हैं? जाहिर सी बातें है, एक टीचर जो है वो बेहतर गाइड कर सकता है बच्चे को कि उसे क्या करना चाहिए, आगे फ्यूचर उसका क्या होगा, उसका स्कोप क्या है। हाँ, क्लासेस में हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ अब परफॉर्म करवाना शुरू कर दी हैं कि बच्चों को हम ये समझाने की कोशिश करते हैं इस डिग्री में अगर आप आ गए हैं तो ये रास्ते हैं जिसकी को बेस बना के आप जा सकते हैं। लेकिन अब फैसले असल में हमने तो नहीं, बच्चों ने तो करने होते हैं, फैसले टीचर्स ने तो नहीं करने। टीचर ने सिर्फ समझाना है कि बेटा ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है। अब आप अपने हालात के मुताबिक, अपने फ्यूचर के मुताबिक आपने जहाँ जाना है आप वो रास्ता चूज़ कर सकते हैं। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, फैमिलीज पर डिपेंड करता है। पहले एक सिस्टम डिफरेंट था। देखिए, पहले एक सिस्टम था
पेरेंट्स और टीचर्स इकट्ठे मिलकर डिसाइड करते थे। हाँ। अब वो चीज़ खत्म होती जा रही है, ना होने के बराबर है। ये लेवल हमने स्कूल लेवल पे तो देखा है, क्योंकि टीचर पेरेंट्स मीटिंग चलती है। मुझे याद पड़ता है कि मैं एक यूनिवर्सिटी के कैंपस को हेड कर रहा हूँ, वहाँ पे कुछ 4-4.5 हज़ार स्टूडेंट हमारे पास है। उन इतने सारे स्टूडेंट्स में से 0.01% पेरेंट्स पे नहीं आते मिलने के लिए कि हमारा बच्चा कैसा चाल है। जब तक कोई मसला नहीं होगा तब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि वो टीचर से मिलते ही नहीं। मिले, उनको पता चले कि हमारा बच्चा असल में कर क्या रहा है, उसको किस चीज़ की क्या एक्टिविटीज है, उसकी एक्टिविटीज क्या हैं, वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, उसकी क्या गैदरिंग है। माँ बाप के सामने तो हम सब सीधे होते हैं, हम कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करते। ये तो है, पेरेंट्स के सामने तो आपने शो करना है ना। तो यूनिवर्सिटी में फिर ये होता है कि फिर अब मसला सिर्फ 2 चीज़ों का पैदा हो गया। हम उस्तादों की इज्जत करना छोड़ गए, इधर से माँ बाप की इज्जत करना छोड़ गए। आप इस समझते टीचर्स भी तो पहले होता था कि अगर पेरेंट्स नहीं भी आ रहे तो टीचर्स हमेशा कॉल करते थे, पेरेंट्स को स्पेशली बुलाते थे कि आए अपने बच्चे की, आपकी ये है, आपका रिजल्ट ये आया है। अब वो भी टीचर्स में भी थोड़ा कम्युनिकेशन गैप आ गया, समझते नहीं है पेरेंट्स। जाहिर सी बात है, हमारे मसाइल इतने हैं, सोशल इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से जो है हम लोग उन्हीं में ही जकड़े हुए हैं, तो हमारी तवज्जो भी थोड़ी बट गई है। तो उस हवाले से आप नहीं समझते कि टीचर्स भी एक बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, दोबारा से पेरेंट्स को और बच्चों को अपना जो इनका एक रिलेशनशिप है उसको कनेक्टेड एक दूसरे के साथ जो है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर सकें? ये बड़ा आसान तरीका, इतना आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा हो गया है कि पूरा गैप क्रिएट हुआ हुआ है। अब उतना ही टाइम लगेगा दोबारा इस गैप को आप मिनिमाइज करने के लिए। अब मसला ये है, बच्चों पेरेंट्स से बात करें, वो कहते हैं ये बच्चा हमारे आज तक नौजवान नस्ल हमारी बात नहीं मानती। टीचर से बात करें तो टीचर कहता है कि ये नौजवान नस्ल है, मैं इसे मेरी बात नहीं मानेगी। फिर सोशल मीडिया का रोल इतना स्ट्रांग हो गया है कि खुदा न खासा कोई भी एक्टिविटी गलत होती है तो उसको परफॉर्म करवाना शुरू कर देते हैं। मतलब टीचर्स की जैसे मार नहीं प्यार वाला एक कंसेप्ट चला हमारे पास, उस कंसेप्ट ने भी हमारे बच्चों को बहुत हद तक खराब किया है कि टीचर मारेगा मैं क्या करूंगा, पुलिस को फोन कर दूंगा। टीचर पेरेंट्स मारते हैं तो जिस तरह का सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन बच्चों को थ्रू आउट हो रही है, जो उनको ज़रूरत भी नहीं है इंफॉर्मेशन मिल रही है, बच्चे उस हिसाब से प्लान करना शुरू कर देते। पहले क्या होता था, पहले बच्चा एक मूवी देखता था, उसके जहन में वो अक्स पैदा हो जाता था, वो उसको सोचते सोचते इट्स टेक 2, 5, 7, 10 ईयर्स अगर उसने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी। अब तो मसला कोई नहीं है उसके लिए, अब तो सोशल मीडिया है, वो जब मर्जी किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी करना चाहेगा वो कर लेगा। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ, जवार हुसैन है जी सरगोदा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना चाहेंगे? जी बस कहना तो मैं बहुत कुछ चाह रहा था, लेकिन टाइम की कमी होती है। जी जी बोले। आप बड़े अच्छे करते हैं और आज सर बैठे हैं असल साहब, इनसे मेरा सवाल है, हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है और एक बेटा है। अच्छा। वो डफ है ना जी? अच्छा, डफ बेटी अभी 3rd ईयर के पेपर दे रही है और बेटा जो वो 9th में अभी गया है। तो इनसे रिक्वेस्ट ये थी कि इन बच्चों के लिए भी कोई ऐसा निजाम हो कि पता चले कि ये बच्चे डफ हैं, देखने वालों को भी एहसास हो। जी जैसे सुसाइड छड़ी है लोगों के पास, इस तरह का कोई हो जाए, या इन बच्चों के लिए कोई आगे मुलाजमतों का, या फिर माँ बाप ने तो हमेशा साथ नहीं रहना होता ना जी। ठीक। तो इस तरह का कोई हुकूमत करे तो ठीक है जी, बड़ी बहुत शुक्रिया जवाब साहब। क्योंकि बच्चे जो हैं वो डेफ हैं, मतलब वो सुन नहीं सकते। पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। हाँ। इस तरह क्योंकि कोटा सिस्टम हमारे यहाँ ये रखा हुआ है। हाँ। अगर एक स्पेशल आईडी कार्ड जैसे हमारे बनते हैं उसकी बेसिस के ऊपर कोटा सिस्टम इनको जॉब्स पहले मिल जाती है। जॉब्स के हवाले से वो जानना चाह रहे थे कि भी ऐसे बच्चों को जो स्पेशल बच्चे होते हैं फिर उनका आगे फ्यूचर क्या है? इनका हर तरह से अपॉर्चुनिटी हमारे पाकिस्तान में अल्लाह का बहुत करम है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ हैं। हमने एक कोटा सिस्टम बनाया हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, क्योंकि मेरे 1-2 दोस्त हैं, मैं उनको जानता हूँ, इवन उन्होंने PhD भी कर ली है। इवन कि आप वो बाय एयर सफ़र भी करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट भी उनको हाफ चार्ज होती है, उनको हर जगह फैसिलिटी मिलती है। अब मसला ये है कि हर कोई फैसिलिटी लेके खड़ा नहीं होगा, मतलब ये पाकिस्तान का एक सिस्टम है, हर जगह आपको मांगना पड़ेगा जगह जगह जाकर। मतलब मैंने अपने दोस्त के लिए टिकट कराया, मैं करा के ले आया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ये टिकट तो हाफ होता है मेरा। मैंने कहा यार मुझे नहीं पता था। फिर हम गए काउंटर पे, उन्होंने उसको हाफ कर दिया। मतलब कर देते हैं अब हमारे यहाँ, लेकिन कहना पड़ता है, आपको पूछना पड़ता है कि क्या फैसिलिटी अवेलेबल हो। सही। लेकिन अवेलेबिलिटी है हमारे पास, सोर्सेज भी हैं। तो ये कि अब उनका बेहतर, आप उनका अगर अच्छी तालीम दिलाएंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमेशा रहती हैं। जी रहती हैं, पाकिस्तान में अल्लाह का करम रहती हैं। सही। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं नौजवानों का लॉ की तरफ कितना रुझान है? पहले जो सूरत हाल थी उस वक्त ये थी कि जॉब नहीं मिलती थी। जो BA कर लेता था स्टूडेंट, उसके बाद वो अगर उसका एडमिशन नहीं होता मास्टर में, हाँ। तो वो ला महला सीधा लॉ में चला जाता था।
अब इसको थोड़ा सा उन्होंने ये सिस्टम बेहतर किया है कि उसको कर दिया, एक तो 5 साल कोर्स कर दिया और दूसरा ये कर दिया कि वो FA के बाद जो लॉ की साइड पे आना चाहेगा तो वो एक सब्जेक्ट लॉ का उन्होंने कर दिया, वो BA में वहां से वो लॉ को जो है एक्सेप्ट कर लेगा, उस पर काम करेगा। तो वो जो अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो प्रोफेशनल हैं, वो उनका जहन होता है कि हमने वकालत करनी है या जज बनना है, तो वो वहां से जो है ना अपना ये वो क्या हादसाती तौर पे लॉ में नहीं आ जाते। अब वो सोच समझ के अपनी सोच के मुताबिक जो लॉ में आ रहे हैं। और अब जो लॉयर आ रहे हैं, आप उनका कंपैरिजन आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले के जो वुकला थे, वुकला स्टूडेंट्स जो आते थे, तो उनसे कंपैरिजन करें तो बहुत बेहतर है, निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है। तो अब रुझान है लोगों का, ये हम इसको लॉ को जो हम कहते हैं क्रीम ऑफ द नेशन, तो ये बड़े ऑनर की बात होती है। अगर आप आउट कंट्री में देखें लॉयर का जो वहाँ पे स्टेटस है तो बहुत मुख्तलिफ है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी कोशिश यही है, हमारी पार्टी भी इस पे कोशिश कर रही है, और ये कानून साजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही गवर्नमेंट में हुई थी कि किस तरह हम अपनी कानून साजी को बेहतर कर सकते हैं मजीद? अभी तो बहुत सारी बेहतरी की जरूरत है हमें। बिल्कुल अब कर भी रहे हैं। अगर आप इसको देखें, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, PTI की गवर्नमेंट को देख लें, तो उसमें जो लॉ मिनिस्टर होता था उसका वो इसलिए होता था कि वो सिर्फ पार्टी को डिफेंड करे या पार्टी के जो केसेस हैं या पार्टी के हवाले से। आज का जो लॉ मिनिस्टर आप देखें, वफाकी लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब हैं, पंजाब गवर्नमेंट के जो हैं वो अहमद खान साहब हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, और वो उनका सिर्फ पार्टी से मुंसलिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। आजम नजीर तारड़ साहब जो है एक मंजे हुए वुकला के जो पॉलिटिक्स है उसके वो एक लीडर भी हैं और एक मंजे हुए वकील भी हैं। तो उस पर जो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो सिर्फ मेरी पार्टी में इसलिए कहता हूँ कि पार्टी मेरी सिर्फ ये नहीं करती कि सियासत को बचाया जाए, वो इस मुल्क के लिए कुछ करना चाह रही है, काम करना चाह रही है, और वो चुन चुन के वो लोग जो काबिल हैं। अब आजम नजीर तारड़ साहब लॉ में जो है वो काबिल आदमी है, कुछ करना चाह रहे हैं, वो लॉ पे काम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे लॉ बनाए जाएं जैसे जितने तबके हैं इस मुल्क में हर किसी को सहूलियात मुयसर हो, जो उनके हकूक हैं वो उनको मिले, उनको लॉ जो है उनको प्रोटेक्ट करे। वो स्टूडेंट्स के लिए है, वो फीमेल के लिए है, वो किसानों के लिए है, वो ताजरों के लिए है, पाकिस्तान के जितने तबके हैं सब के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और आने वाले वक्तों में आप देखेंगे, अभी ये आप देखें औरतों के लिए जो उनके जो हकूक है उनके पूरा वो लाभ उसके ऊपर वो बना रहे हैं कि फीमेल के साथ जो औरतों के साथ जो ज्यादतियां होती थी उनको कोई रास्ता नहीं मिलता था वो कहाँ जाए। अब देखें अगर उनके साथ कहीं ज्यादती होती है वो एक फोन कॉल करते हैं, हेल्थ सेंटर बना दिए हैं। तो अब बेहतरी देख लें आप कि आने पिछले वक्तों में और आज में और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इससे मजीद बेहतरी होगी। और ये हमारी गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, पंजाब लेवल पे भी और पाकिस्तान लेवल पे भी। सही। अच्छा, आप क्या समझते हैं लॉयर्स के क्या इस टाइम मिसाइल हैं? हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है कि लॉ जो है, एक वकील जो है ना वो अपने, वैसे तो सब कुछ मेरे अल्लाह पाक ने ही करना है, इंसान किसी को कोई कुछ नहीं दे सकता, एक जरा भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता। लेकिन एक वाहिद कम्युनिटी जो लॉयर है वो सुबह जब घर से एक वकील निकलता है वो अल्लाह ताला के आसरे पे ही घर से आता है और वो अपनी रोजी रोटी जो भी उसके नसीब में होती है वो मिलती है। कुछ बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई दिन महीने गुजर जाते हैं, कोई केस नहीं आता, बाज़-औक़ात एक दिन में कई केसेस आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि उनका फिक्स कुछ नहीं है। और दूसरा ये है कि अगर आप तारीख को देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये एक फैसिलिटी दी थी, एक हेल्थ फैसिलिटी वुकला के लिए जो है वो उन्होंने दी है अब आके। बाकी उनका कोई फिक्स नहीं है, ये सिवाय मेडिकल के इतने अब हर तबके में हर तरह का इंसान होता है। एक ऐसा वकील जिसके पास जब वो कचहरी में आता है मोटरसाइकिल की सहूलत भी नहीं होती, और ये कुदरत का निज़ाम है। और एक ऐसा वकील जब वो कचहरी में आता है तो एक उसको उसके घरेलू हालात ऐसे होते हैं कि वो एक बड़ी गाड़ी उसको मुयसर, ड्राइवर उसको मुयसर हो जाता है। तो वो तबका
जो मेहनत करके कमा के जिसने अपना पेट भी पालना है, बच्चों का पेट भी पालना है, सर्वाइव भी करना है, तो उसके बहुत बड़े मसाइल हैं। ठीक है, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोहिया 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल है, जिस तरह हम बात कर रहे हैं जॉब्स के, उनको बिजनेस की तरफ आना चाहिए, तो क्या ऐसे बिजनेस हैं जो वो कर सकते हैं? आप समझते हैं कि जिस तरह अभी हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है, वसाइल हमारे पास बहुत कम हैं, क्योंकि अगर आपने कोई बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो सब यही सोचते हैं कि आपको एक अच्छी खासी जो है अमाउंट चाहिए और फिर आप कोई भी बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो आप बगैर कैपिटल लगाए या बगैर सरमाया लगाए आप वो कर सकते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉपर्टी का बूम पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुआ, तो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में चले गए और वहाँ पे आपको सरमाया कम और डीलिंग आपकी ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में जब आप कोर्सेज पढ़ाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के, आप मार्केटिंग की जितने भी स्किल्स आप बच्चों को देते हैं, उन स्किल की बेसिस के ऊपर मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में जाकर। फिर आईटी के बिजनेस हैं जिसमें आपको सरमाया लगाने की ज़रूरत नहीं है और बहुत सारे लोग अच्छे अर्निंग पॉइंट पे चले गए हैं। जैसे अमेजॉन ने पाकिस्तान में अकाउंट ओपनिंग के लिए अलाउ कर दिया है और बहुत अच्छा लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, मतलब एक लंबी तादाद है स्टूडेंट्स जो इस तरफ जा रही है, जो आप अपना सीवी लेके, डिग्रियां लेके आप हर जगह नहीं जाएंगे काइंडली मुझे जॉब देते हैं, आप वो वाला कल्चर आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में और ख़त्म होता जा रहा है। फिर फूड बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस है हमारे यहाँ। हाँ, आप देखेंगे शाम को 6 बजे के बाद आपको इतने फूड स्टॉल्स मिलते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि वो आप सारा कैश के ऊपर पेमेंट चल रही होती है। आप बोरो भी कर लें किसी से तो आप आसानी से वो एक अच्छा बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर मुल्तान जैसे शहर में 9 महीने के करीब करीब गर्मी रहती है, लोग ज़्यादातर ड्रिंकिंग और फिर मतलब आप कोल्ड ड्रिंक्स देख लें और इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल आप लगाए जा सकते हैं। असल बात यह है कि करने वाली बात है, जिसके अंदर करीज होगा वो छोटा बड़ा वो बिजनेस नहीं देखेगा, लेकिन वो बिजनेस कर लेगा। हमारे यहाँ मसला यह है कि हम जब बच्चों को एसी वाले रूम में बिठा के और 4 साल हम उनको ये पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि इस डिग्री के बाद तुम्हें 6 डिजिट सैलरी मिलेगी, तुम्हारा एक बहुत अच्छा घर बन जाएगा, तुम्हें बहुत लंबी गाड़ी मिलेगी, एक शीशे वाला तुम्हारा ऑफिस होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे ना तो बच्चा बाहर निकलते हुए हेजिटेट करता है। तो इसलिए अब ज़रूरी हो गया है कि एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ में प्रैक्टिकली बच्चों को ये बताया जाए कि बिजनेस ऐसे होते हैं। अच्छा, अब जो बच्चा है फॉर एग्जांपल बीएस करने के बाद जब बच्चा डिग्री लेने के बाद मार्केट में जाएगा तो उसकी अर्निंग का स्टाइल कुछ और होगा। वो कहेगा यार मैंने डिग्री ले ली है और मुझे कुछ कमा के घर ले जाना चाहिए। अब जिस बच्चे ने अभी डिग्री नहीं की और डिग्री के साथ साथ वो अर्निंग प्रोसेस में चला जाता है और कोई ना कोई छोटे छोटे बिजनेस शुरू कर लेता है, अगर उसको उस बिजनेस में थोड़ा सा भी लॉस हो जाएगा वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन डिग्री लेने के बाद वो लॉस बर्दाश्त करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ। तो इसलिए बच्चों को ट्रेनिंग उस हिसाब से देनी चाहिए, कोई बात नहीं तुम कर सकते हो तो बच्चे कर जाएंगे। अच्छा, सबसे हमारा ये बड़ा मसला है, हम मोटिवेट नहीं करते। अब हमारे बच्चों में अभी बहुत सारे बच्चे हमारे जो हैं वो पढ़ना चाह रहे होते हैं लेकिन फिर कहीं ना कहीं एक तो लेजीपन भी बहुत ज़्यादा आ गया है। अच्छा, फिर ये होता है कि नंबर्स के एक जो दबाव आ गया है, बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कि आपने नंबर्स जो हैं वो मार्क्स आपने बहुत ज़्यादा लेने हैं। जो एक तालीम और एक तरबियत है वो चीज़ कहीं पीछे रह गई है। क्या कहेंगे? हमने तालीम भी देना शुरू की है लेकिन हमने तरबियत निकाल दी है। असल में तरबियत ही में तालीम और तरबियत ये दोनों इक्वल लेवल पे चलेंगी तो बच्चे ग्रूम करेंगे। असल में सिर्फ छोटा सा एक मसला है, हम अपनी वैल्यू से बहुत पीछे चले गए। हाँ। हमारा बच्चा सुबह होते ही मोबाइल इस्तेमाल करता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना बुरा हो गया है कि ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मतलब गैजेट इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। हाँ। उस इन्फॉर्मेशन का किसी सूरत आपके काम है लेकिन उसके बावजूद हम देखे जा रहे हैं। अब टिकटॉक सिलसिला एक चल पड़ा है, सोशल मीडिया के बहुत सारे चैनल हम खामखा इस्तेमाल करते हैं जिसका काम कोई नहीं। आप सुबह से लेकर शाम तक बच्चा मोबाइल इस्तेमाल करता है, आप उसे एक्टिविटी पूछ तो नहीं जब। अच्छा, ना आप हमारे पेरेंट्स के पास टाइम है अपने बच्चे से पूछें कि आपने क्या एक्टिविटी की है क्या नहीं की। अब हम छोटे से बच्चे थे, अब ये कोई इतनी पुरानी बात भी नहीं है, तो किताबें पढ़ने का शौक नहीं था, जारी बात नहीं होता बच्चों को। पेरेंट्स लगाते हैं आपको किताबें पढ़ने की तरफ, बेटा ये किताब मैंने पढ़ी है अब आप भी पढ़ें। असल मसला यह है कि जब आप उन वैल्यूज से चले जाएंगे ना फिर मसला है। जैसे हज़रत अली करम का बहुत खूबसूरत फरमान है, मौला फरमाते हैं तुम अपने बच्चों की तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक करें। अब बच्चों का आप कहते हैं ज़माना बदल गया है, बदल तो गया है, ये तो फरमान भी आ गया पहले 1400 साल पहले। हाँ। मौला का इतना ज़बरदस्त कलाम आ गया। अब मसला यह है कि उन बच्चों के ज़माने को आप समझेंगे पहले तो उनको समझाएंगे, हम समझने को तैयार नहीं है। अच्छा, पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं जो है वो अभी वो कहते हैं ना कम्युनिकेशन, वही बात आ जाती है कि बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे पेरेंट्स को, पेरेंट्स अंडरस्टैंड नहीं कर रहे बच्चों को। हाँ। कि आखिर चाहिए क्या? मसला ये है ट्रेनिंग की जरूरत है दोनों को। हाँ।
हमारे यहाँ ये वाला रिवाज है ही नहीं। हम किसी को, हम समझते हैं कि हम सारे अकले गुल हैं। शादी करने से पहले बच्चों की, उनको आप पेरेंट्स की ट्रेनिंग देते हैं। वो जो 1 साल हमारा शादी और बच्चे के दरमियान होता है, आप उसमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें। अब हमारे यहाँ पेरेंट्स इस तरह बच्चों से खुलते ही नहीं, वो उनको ट्रेनिंग दे नहीं पाते। बेटा हमने ये डिफिकल्टीज फेस की थी, आपने ये क्या नहीं। हम वो शादी करते हैं, हम मसाइल पैदा करना शुरू कर देते हैं। वो इतने मसाइल होते हैं जिसकी कोई याद नहीं, वो बच्चे ग्रो ही नहीं कर पाते। वो उन मसाइल में साइड पे होना शुरू हो जाते हैं। वो अल्टीमेट क्या होगा, वो ट्रेनिंग तो हुई नहीं। आप बच्चों को चाहे PhD की डिग्री दिलवा दें, अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़ा दें, पर अगर आपने उन्हें तरबियत नहीं दी तो बच्चे ग्रो नहीं कर पाएंगे सोसाइटी। इसलिए तो देखें, अहादीस हमारी भरी भरी हैं, लेकिन सिर्फ हमें उलझाया है बहुत सारी और एक्टिविटीज में। हाँ। हम वो पढ़ते नहीं और फिर उनके मुताबिक अमल नहीं करते। हालांकि बहुत आसान तरीका है, अमल भी तो नहीं करते ना, सबसे बड़ा मसला ये है। करके दिखाएंगे तो बात सिंपल ये है। हर बंदा अगर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लग जाए तो फिर तो हमारे मसाइल बड़े कम होती हैं, बंदा भूल जाता है। ऐसी भी बात नहीं। लेकिन 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में इसलिए आए थे, ये इंसान बार बार भूल जाता है। अल्लाह ने इंसान बनाया ही इस हिसाब से था कि वो भूल जाता है, तो याद दहानी के लिए, वरना एक पैगंबर काफी थे। अगर 1,24,000 पैगंबर आ गए, इसका मतलब है ये बार बार याद दहानी के लिए है, इंसान की वेलफेयर के लिए है और याद दहानी के लिए है। तो इसलिए हमें भी याद दहानी का मसला, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक ट्रेनिंग है। हम बच्चों को या अपने बड़ों को साल में 2 साल में 3 दफ़ा आप उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। हमारा सिर्फ काम है, ये तुम गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। भाई हम उसे ये तो बताएं कि तुम ठीक कैसे करोगे और वो कैसे होगा। हाँ। हम सिर्फ टोकते रहते हैं। छोटा सा बच्चा होना तो वो भी कोई चीज़ कहता है, उनसे ना करते रहते हैं। हमने उसे कभी हाँ करना सिखाया ही नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अभी 2018 में हम लंदन जा रहे थे ट्रेन के ऊपर, तो एक छोटा सा बच्चा, एक माँ अपनी गोद में लेके बैठी हुई थी, तो वो दूध खुद पिला रही है और दूध पिलाते हुए शायद थोड़ा सा वो दूध हिला तो वो उसके ऊपर गिर गया। उसने टिश्यू से साफ किया और सॉरी बेबी कहने लगी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि 6 माह का बच्चा, उसने कहाँ समझना है सॉरी को। हाँ। बट वो ट्रेनिंग हो रही है, ट्रेनिंग हो रही है। अब छोटा से भी अगर थोड़ी सी देर टक्कर भी हो जाए ना थोड़ी सी, तो वो पहले सॉरी बोलते हैं। मतलब उनके मुंह में पहले सॉरी होता है, बाद में अगली बात होती है। हमारे यहाँ पहले बदमाशी होती है और बाद में जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं फिर हम सॉरी वाली बात में चले जाते हैं। तो ये ट्रेनिंग का फर्क है। असल उनको तो ट्रेनिंग दी है, तो उनकी किताबें तो हम ही पढ़ रहे हैं ना। हाँ। वो जो हम यूनिवर्सिटी में जो किताबें पढ़ा रहे हैं वो तो उन्हीं की लिखी हुई पढ़ा रहे हैं। हमारे अपने लोगों की कम लिखी किताबें पढ़ाते हैं, तो वो ट्रेनिंग हमारे से ज़्यादा लेके चले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कंपैरिजन करना चाहिए, बट जो जहाँ से अच्छी चीज़ मिले आपको वहाँ से ले लेनी चाहिए। प्रैक्टिकली वहाँ एप्लीकेबल होनी पड़ी है, अडॉप्ट करनी चाहिए आपको। ये बड़े ज़रूरी है ज़िंदगी में। आप कहते हैं सीखने का अमल तो आपका जो है वो कब्र तक जारी रहता है, तो वो फिर आप अच्छी चीजें सीखेंगे तो अच्छा आप करेंगे। वो जैसे एक बड़ी खूबसूरत सी कहावत बहुत बड़ी मशहूर है कि एक माँ और बेटी दोनों हवाई जहाज में सफ़र कर रहे थे, तो माँ ने किताब उठाई तो बेटी ने भी साथ किताब उठा कर पढ़ना शुरू कर दी। तो हम जैसे कुछ देसी लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चे किताब कैसे पढ़ लेते हैं। तो उसने कहा कि जी बच्चों का क्या है, बच्चे तो नकल लगाते हैं, जिस तरह हम करेंगे उस तरह बच्चे। अब हम क्या करते हैं, हमारी माँ बैठी थी वो मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। हाँ। बच्चा मोबाइल मांगता है उसे ना करते रहते हैं। वो कहते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरी माँ तो देख रही है पर मुझे वो ना की जा रही है। तो फिर मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। अभी से छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोबाइल जो है आप दें तो तभी वो चुप करते हैं, जब तक आप मोबाइल उनके हाथ में नहीं दे देते। अच्छा सर, जिस तरह अभी मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपसे बात करना चाह रही थी। बजट पेश करने जा रहे थे लेकिन बजट पेश नहीं हो सका, उसमें जो है ताखीर हो गई, मुलतवी कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बदकिस्मती है इस मुल्क की कि जहाँ पे जो लोग इक़्तिदार में जैसे भी आ जाते हैं, मैं तो नहीं समझता कि ये लीगली तौर पे गवर्नमेंट जो आई थी, और आप इस कंपैरिजन कर लें पिछली जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, किसी गवर्नमेंट इस तरह के हालात नहीं हुए। जब नो कॉन्फिडेंस वो मूव हो रही थी तो आप ये देखें कि उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ताकतों को इंटरफेयर करना पड़ा और बदकिस्मती से जुडिशरी को रात को 1 बजे अदालतें खोलना पड़ी कि वो उसको लेके जा रहे थे एक ऐसी तरफ कि मुल्क में खाना जंगी शुरू होने का ख़तरा था। और वो ये नहीं देख रहे थे कि इस मुल्क के हालात क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए, इस कौम के लिए क्या करना चाहिए। वो सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए और नाजायज़ तरीके से बचाने के लिए, तो वो इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा इस कौम को। और आखिरकार कानून जो है वो ही हावी होता है, होना वो ही होता है जो एक लीगल तरीका होता है। तो उसी तरह फिर आखिरकार उनको उस सूरत हाल का सामना करना पड़ा। फिर वो ही नो कॉन्फिडेंस जो है कामयाब हो गई, प्राइम मिनिस्टर चले गए। अब आप नीचे देख लें पंजाब गवर्नमेंट में जो हो रहा है, कल हुआ है, जो परसों हुआ है, बिल्कुल इलीगल कर रहे हैं स्पीकर साहब। और आज गवर्नर साहब ने वो इजलास तलब किया है और आज इंशाल्लाह वो बजट भी पास हो जाएगा।
आप ये देखें नुकसान किसका हो रहा है, नुकसान इस मुल्क का हो रहा है, पाकिस्तान की कौम का नुकसान हो रहा है। एक मैं ये समझता हूँ कि अब इलीगल जिनके पास कोई अक्सरियत नहीं बची, आज स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव होती है, वो कामयाब होनी है। अच्छा, तो वो अब पता नहीं कितने दिन ये अपने आप को बचा लेंगे। अगर ये ही पॉलिटिक्स, ये सियासतदान पॉलिटिशियन जो हैं, अगर ये देख लें कि हम अपनी ज़ात को बचाने के लिए, अपनी सियासत को बचाने के लिए इस मुल्क को जो है दांव पे लगा रहे हैं, तो इस वजह से ये सारा नुकसान जो है वो इस कौम का हो रहा है। तो इस पे मैं तो यही कहूँगा, बड़े अफसोस की बात है, इनको सोचना चाहिए। पाकिस्तान का बहुत ज्यादा तमाशा बन चुका है, पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। इसमें पाकिस्तान को तो बहुत ज्यादा लोग जो है ऐसे नजरें ताड़ के बैठे हैं। मैं ये कहता हूँ, ऐसे लोग इस हुकूमत में जिनको जो कुव्वतें लाई थी, आज वो इतने परेशान हैं कि ये हमसे कौन सी इतनी बड़ी गलती हुई है कि इतना बहुत बड़ा लॉस हो गया इस मुल्क का। तो लेकिन मैं यही इसकी मजम्मत ही कर सकते हैं हम, और ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, वो सिर्फ अपनी ज़ात से बाहर निकले, इस कौम का सोचें, इस मुल्क का सोचें। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ हमें ये लोग लेके जा रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिक्स बचाने के लिए। बड़े अफसोस की बात है। वैसे इसमें मजीद भी हम बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, जिस तरह बजट की बात कर रहे थे, जो उन्होंने बजट में तजवीज़ जो अपनी पेश की, उसमें टैक्सेस की शरह उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाई, क्या कहना चाहेंगे? एक पहले ऑलरेडी टैक्स वहाँ पहले परेशान, महंगाई से परेशान, और फिर उसके बाद जो है वो एक टैक्सेस का एक और जो है उनके ऊपर बोझ लाद दिया। अगर आप देखें मुल्क के जो हालात हैं और जो बजट आया है, तो एक चीज़ तो पूरी दुनिया को और पाकिस्तानी पूरी कौम को पता है कि अपोजिशन को बोलने के लिए कुछ नहीं मिला। जो बजट पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने दिया है, अपोजिशन को बोलने के लिए कुछ नहीं मिला। आप ये देखें, जितने शुबे हैं सबको उन्होंने एक सामने रख के, तालीम को देख लें, सेहत को देख लें, मीडिया को देख लें, जितने भी हैं, जो तनख्वाहदार तबका है, ताजर हैं, सबको उन्होंने सामने रख के एक ऐसा बजट पेश किया है जो कोई सोच नहीं सकता था। टैक्सेस की शरह जो बढ़ी है वो उसकी निस्बत से बहुत कम है। जो इस वक्त के हालात मिले हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को, और जो बजट दिया है, मैं समझता हूँ इन हालात में इससे अच्छा बजट कोई हो नहीं सकता। अच्छा, आप नहीं समझते कि उनको टेन्योर पूरा कर लेना चाहिए था? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि टेन्योर पूरा कर लेना चाहिए था। उसको मतलब एक सिलसिला जो चल रहा था, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो नो कॉन्फिडेंस जो मूव हुई है, ये अपोजिशन की कोई ख्वाहिश नहीं थी। अपोजिशन ये नहीं चाह रही थी कि ये गवर्नमेंट खत्म हो जाए। अपोजिशन ने तो ये मुश्किल हालात का फैसला इस कौम के लिए किया है। अगर आप ये देखें, और वो लोग जो टीम इमरान खान के साथ खड़ी थी, जिनकी वजह से उसकी गवर्नमेंट खड़ी थी, वो सारे छोड़ के जा चुके हैं आपके सामने। वो कभी इलेक्शन कमीशन में भागता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में भागता है कि मेरे बंदे जा रहे हैं, और बंदे कहते हैं इसने मुल्क का बेड़ा घर कर दिया, हम इसके साथ खड़े नहीं हो सकते। और आप ये देखें, 1.5 साल का तो बहुत बड़ा अर्थ है, 1.5 साल रह जाता, इसकी सियासत तो खत्म हो जानी थी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये जिम्मेदारी जो ली है ना, ये अपनी सियासत के लिए नहीं ली, उन्होंने इस कौम के लिए लिए, इस मुल्क के लिए कि ये 1.5 साल में जहाँ लेके जा रहे हैं इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया। लेकिन एकदम जो है कौम के ऊपर उन्होंने जो तूफान भेजा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई। आप घी देखें, एक आम बंदे के लिए बड़ा मुश्किल हो गया, डॉलर की कहाँ चला गया, आप ये चीजें भी तो देखें ना। जब सिर्फ 1.5 और 2 महीने के अंदर अंदर की सब चीजें हुई। सारी बातें ठीक है, आप थोड़ा सा कंपेरिजन कर लें। जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को इन्होंने चलता किया है, डॉलर उस वक्त 100 से भी कम था, और जब आके नून ने अब संभाला है तो 100-200 के करीब तकरीबन 180 या शायद यही फिगर थे शायद डॉलर के। वो किसी को नजर नहीं आया कि उन्होंने डॉलर जो है दुगना कर दिया। एक एक चीज आप मेरे से बात कर लें, घी की कीमत देख लें, जब गवर्नमेंट गई है नून की, जब पेट्रोल उस वक्त क्या था, घी की कीमत क्या थी, और जब अब आके संभाला क्या थी। मैं सारी बातों का जवाब देता हूँ। और अभी पंजाब गवर्नमेंट ने यह कर दिया है कि आने वाले, आज बजट इंशाल्लाह पेश हो जाएगा, आने वाले 2-3 दिन में आपको यूटिलिटी स्टोर पे घी 300 रुपए किलो मिलेगा, जो 500 कुछ रुपए पे मिल रहा है अब। ठीक है, इस तरह की। और पेट्रोल की कीमत ये
कल एक दोस्त बता रहा था कि यूके में जो पेट्रोल वो लेते हैं 5 तो पाकिस्तान का जो करेंसी है 500 कुछ रुपए में उनको पर लीटर मिलता है। पाकिस्तान में पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, ये नून लीग के टेनोर में तो उसको कह सकते हैं कि लोगों ने बढ़ा दिया आके नून लीग वालों ने, और ये मजबूरी थी, वरना ये अगर पीटीआई की गवर्नमेंट रहती ना उसने भी इसको बढ़ाना था। और दूसरी बात ये है, ये क्यों बढ़ी है मैं वो भी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बड़ी इसलिए है कि जब से पाकिस्तान बना 1947 से अब तक जो कर्जा बाहर से लिया गया था, इन 3.5 सालों में उससे ज्यादा कर्जा सिर्फ 3.5 सालों में उतारा भी था। अगर हम पिछली हुकूमत की बात करें, हम फेवर में नहीं, मैं न्यूट्रल होकर की बात करूंगी कि अगर कर्जे बहुत पहले भी लिए गए थे, जो कर्जे आकर उस हुकूमत ने उस कर्जों को उतारा भी सही, ये नहीं था कि उसके कर्जों में मजीद इजाफा किया। उन्होंने जो मार्कअप था ना वो कोई थोड़ा बहुत दिया, कर्जा कोई नहीं उतारा। कर्जा आप ये कंपैरिजन करें ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने तो कर्जा नहीं लिया था माजरत के साथ। कर्जा तो पहले जो हमारी हुकूमतें रही, पीपल्स पार्टी रही, ये तो पीटीआई तो फर्स्ट एक्सपीरियंस में आई ना कि उनका ये पहला कदम था। देखिए बात यह है कि अगर ये तजर्बे के लिए हम लोगों को लाते रहे और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करते रहे, तो मैं ये जो बात असल करना चाह रहा था, पेट्रोल की कीमत इसलिए बढ़ी है कि आईएमएफ के साथ जो ये इन्होंने मुआहदा किया था अभी थोड़े दिन पहले, वो उधर आ गया है, नेट पे भी आ गया है, तो ये सारी चीजें इनकी क्या धरा है। अब ये 1.5 माह में आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो उनको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इतना उलझा हुआ सारा सिस्टम है कि ये मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं कि वो इनको कुर्बानी के लिए कि आप आए और ये संभालें। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला जैसे मईशत स्टेबल होगी ना, डॉलर भी नीचे आएगा, पेट्रोल भी नीचे आएगा, घी भी नीचे आएगा, और मुल्क में इंशाअल्लाह ताला खुशहाली भी आएगी। देखिए जैसे आप कह रहे थे कि अवाम नवाज शरीफ साहब को वापस लाना चाह रही, तो नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं फिर वापस? ये इंशाअल्लाह जल्द, अभी कल का अगर आपने ट्वीट पढ़ा मियां नवाज शरीफ साहब का, परवेज मुशर्रफ साहब शदीद अलील है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तो मियां साहब ने उनके बारे में यही लिखा है, ट्वीट किया है कि मैं समझता हूं कि उनको अपने मुल्क में जाना चाहिए और अल्लाह ताला उनको सेहत दे, मेरी उनसे जाती कोई लड़ाई नहीं है। तो हम ये हमारा जो विजन है ना वो सिर्फ इंतकाम नहीं है। परवेज मुशर्रफ ने जो कुछ किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके साथ, खास तौर पे मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली के साथ, आज हम भी दुआ गो है अल्लाह ताला उसको सेहत दे। और जो मसाइल थे मियां साहब इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह चंद महीनों में वापस आएंगे, पाकिस्तान की बागडोर संभालेंगे, और इंशाअल्लाह हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान उसी तरह फले फूले, और जब मियां साहब से गवर्नमेंट ली गई थी जो हालात थे उससे बेहतर हालात इंशाअल्लाह ताला मतलब वापस आके नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये हुकूमत संभालेंगे। सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो बैठ के सारा निज़ाम संभाल सकते हैं, वो पार्टी के कायद हैं, सारा बैठ के वो निज़ाम, जो बंदा एक्सपीरियंस है जिसके पास, जो समझता है पाकिस्तान के मसाइल को, वो ही ठीक कर सकता है। जिन्होंने आके इंतकाम की सियासत करनी है तो उनका तजर्बा सब ने देख लिया है कि उन्होंने। अच्छा, इंतकामी अगर हम बात करें तो इंतकाम दोनों तरफ ही चल रहा है, अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं जो ऐसा लगता है इंतकामी कार्रवाइयां ही चल रही हैं सर। नहीं, आप अगर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि इंतकामी कार्रवाई होती। सबसे पहला जो काम था ना, सबसे पहला वो इमरान खान साहब जेल में होते आज, ठीक है, लेकिन कोशिशें तो बहुत कोई कोशिश नहीं, बड़ा अच्छा मौका दिया, कोशिशें बहुत हुई। फिर आजादी मार्च में जो किया गया, शेलिंग हुई गई, लाठीचार्ज हुआ, मतलब देखिए एक पुरअमन एहतजाज होने जा रहा था। मेरा क्वेश्चन ये है, एक अगर पुरअमन एहतजाज होने भी जा रहा था तो उसको करने देते, लेकिन औरतें, खवातीन थी, बच्चे थे, शेलिंग की गई, जो पाकिस्तान का एक इमेज किया। मैं जवाब देता हूं, अगर मेरे जवाब में कहीं गलती हो तो मैं उसके लिए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उन्होंने एक जगह मुख्तस कर दी कि आप वहां जाके अपना पूरा मन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। कहीं नहीं रोका गया पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से लोग वहां पे इतनी रुकावटें कैसी थी? आप ये देखें कितने लोगों ने उस रुकावटों को तोड़ के फिर भी देखें, ये बात तो आप ना करें। इसको दूसरे एंगल से देखें, एक चीज होती है रुकावट, एक होती है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो हुकूमत का काम है। देखें सिक्योरिटी प्रोवाइड, बाकायदा आपके शीशे और पता नहीं क्या क्या चीजें इस तरह की रुकावटें खड़ी की गई कि लोग वहां तक ना पहुंच सके, कंटेनर्स खड़े किए गए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि लोग ये रुकावटें तोड़ के वहां चले जाएं? कुछ हुकूमत इतनी कमजोर नहीं होती, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। पहली बात यह है
कि इनके साथ एक सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, एक तय मुआहदा हो गया कि आपने फलां जगह पे अपना पुरअमन एहतजाज करना है और उस जगह पे नहीं जाना जहां चीन के सदर आ रहे थे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और इन्होंने उसको रोकने के लिए उस जगह पे जाके धरने शुरू किए। तो वहां पे अब इनका एक जिम्मेदार मिनिस्टर कह रहा है, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के ये बयान था कि जो लोग वहां पे गए उनके पास असला था। ये आप उसकी रिकॉर्ड निकलवा के देखें उनकी स्पीच का। ये पुरअमन एहतजाज में कलाशनकोफ होती हैं, उनमें डंडे होते हैं, शेलिंग जो की गई वो मुंतशिर करने के लिए। अगर उनको वहां से मुंतशिर ना किया जाता, जो लोग घर से असला उठा के आए हैं उनका क्या एम था, वो वहां पे क्या गोल खिलाते? तो आप क्या समझते हैं कि ये उनको इजाजत दी जाती कि आप वहां पे जो एक रेड जोन है जहां पे हमारे, लेकिन ये एक बात की जाती है कि एक सरबराह की तरफ से तो ये इस तरह का कोई इशारा नहीं था, ये तो आप मानते हैं ना? सरबराह ये कह रहा है कि हमारे लोगों के पास असला था। वो तो उन्होंने बाद में जब उनको आइडिया हुआ, जब पता चला, तो तब उन्होंने देखें ओपन भी कर दी ना। उनका कंट्रोल क्या है कि जब उनको वो एक चीज कहते हैं कि हमारा पुरअमन एहतजाज है और वो कलाशन को साथ लेके आते हैं, असला साथ लेके आते हैं और वहां पे रेड जोन में जाते हैं जहां पे वो एक मुआहदा हो जाता है कि हमने वहां पे नहीं जाना। वहां पे जाने का मकसद इंतशार फैलाना है। अगर आपने एहतजाज करना है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ हम एक बहस में छिड़े, तो क्योंकि टाइम हमारे पे बहुत मुख्तसर सा रह गया है तो हम बहुत बात आगे चली जाती। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल इस टाइम देख रही है प्रोग्राम, उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल के लिए एक ही मैसेज है कि खुदा के लिए अपने पेरेंट्स की और अपने टीचर्स की ख़ास तौर पे इज़्ज़त का ख्याल रखें। कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से उनको आपकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि उस्तादों की इज़्ज़त और पेरेंट्स का एहतराम करने से ही आप दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज यही है कि हमारी बरादरी के लिए, वकुला बरादरी के लिए, कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए जो अपना किरदार अदा करें, ऐसे लॉ बनाने में अपनी तजावीज़ दें जिससे मुआशरे के हर फर्द को तहफ़्फ़ुज़ मिले, और उसके लिए जहाँ कहीं मसाइल हैं तो ऐसे लॉ होने चाहिए कि वो अपनी बेहतर से बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। और अगर किसी के साथ ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, तशद्दुद होता है, उसके खिलाफ ऐसे लॉ होना चाहिए कि जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी हो, ताकि हर बंदा अपने आप को सेफ समझे इस मुल्क में। आज ये भी सर हमारा बड़ा मसला है ना, हमें इंसाफ नहीं मिलता, बड़े सालों पे साल गुजर जाते हैं, बहुत ज्यादा लोग पेशियों पे पेशियां पड़ती रहती हैं, लेकिन इंसाफ जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। किस तरह मिलेगी इस चीज को हम, जिस तरह हम एक आम आदमी है जिसका अगर कोई जायदाद का भी रोला है तो वो उसको काफी सदियां गुजर, उसके बच्चे आगे, उससे बच्चे जो हैं वो इन चीजों को लेकर चल रहे होते हैं। जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, बहुत पेंडेंसी है केसेस हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट में देखें 17 जजेस हैं, इसी तरह हाई कोर्ट में अभी भी काफ़ी सारी सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। तो जजेस की तादाद कम है और लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर लोग खामखा भी कुछ छोटे छोटे केसेस भी लेके कोर्ट में आ जाते हैं, जिससे रश ऑफ वर्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इसमें कोर्ट्स जो है वो बढ़ाई जाए और उससे जो एक प्रोसिक्यूशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। पुलिस का जो एक सिस्टम है उसको ठीक करना चाहिए कि वो एक सही तरीके से जो केस की तफ्तीश है उसको करके जल्द अज जल्द, अब एक 14 दिन का टाइम होता है कि उन्होंने चालान सबमिट करना होता है सारा करके, लेकिन यहाँ पे 14 साल लग जाते हैं। तो इस सिस्टम को ठीक होना चाहिए, तो फिर और कोर्ट की तादाद बढ़ जाए, सिस्टम ठीक हो जाए तो इंसाफ की फराहमी जो है वो जल्द मुमकिन हो सकेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। और इसके साथ ही नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।